रिया का डांस शुरू हो गया था। लोगों की खचाखच भीड़ के सामने रिया, श्रुति और यामिनी एक नए गाने पर डांस कर रही थीं। वो तीनों ही डांस करते वक्त किसी परी के जैसे लग रही थीं। सभी लोग रिया के डांस के साथ झूम रहे थे और धीरे धीरे अपनी गर्दन मटका रहे थे। मैं गलत नहीं हूं, ये वही लड़की है जिसे मैं 3 साल पहले छोड़कर गया था। ये अब कितनी सुंदर लगने लगी है और इतनी कम उम्र में भी ये कितना अच्छा डांस सीख गई है। महेंद्र वाकई किस्मत वाला आदमी है। एक गहरे सन्नाटे में डूबने के बाद लोकेंद्र ने स्माइल करते हुए सोचा। फिर वो रिया को डांस करते हुए देखने लगा। इसके बाद उसने प्रेम की तरफ देखा जो रिया को देखकर स्माइल कर रहा था। 3 साल में ये बिल्कुल अलग तरह का आदमी बन गया है। अगर मैं इससे कहीं और टकराता तो शायद मैं इसे पहचान ही नहीं पाता। लोकेंद्र ने प्रेम की तरफ देखकर सोचा और उसकी नजरें जैसे मून केक पर पड़ी, उसने अपनी आईब्रो ऊपर की और वो दोबारा सोच में डूब गया। महेंद्र तो ठीक से आलू भी नहीं उबाल पाता था, क्या ये चीजें खाने लायक भी हैं? अब तक 8 काल भक्षी इकट्ठे हो गए थे और सभी लोग एक्साइटेड होकर रिया की तरफ देख रहे थे। उनको अपना टारगेट मिल गया था, जिसे ढूंढने के लिए वो पिछले कई दिनों से पागलों की तरह यहां वहां घूम रहे थे। रिया आज उनके सामने खड़ी थी। शायद अब जाकर उनकी खोज पूरी हो चुकी थी। टीम लीडर, अब हमें क्या करना चाहिए? पतले काल भक्षी ने पूछा। यह आधी बौनी लड़की है और इसकी उम्र भी 3 से 5 साल के बीच की ही है, लेकिन हम अभी ये नहीं कह सकते कि यह वही लड़की है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। कुछ भी करने के पहले हमें इसके बारे में थोड़ी जानकारी निकाल लेनी चाहिए। हमेशा याद रखना, तुम लोग जो भी करो छुप कर करना। यह सेलिब्रेशन खत्म होने के बाद ही हम कुछ कर सकते हैं, नरप्पा ने धीमी आवाज में कहा। सभी काल भक्षियों ने सीरियस होकर उसकी बात पर अपना सिर हिला दिया। नरप्पा ने चारों तरफ देखा और उसकी नजरें एक लंबे चौड़े नौजवान पर पड़ी और वो उसकी तरफ चला गया। अरे सुनो दोस्त, वो डांस करने वाली छोटी लड़की कौन है? वो वाकई बहुत सुंदर है, नरप्पा ने कहा। क्या तुम यहां नए हो? तुम्हें इतना भी नहीं मालूम? वो मारिया रेस्टोरेंट के ओनर की बेटी है। उस नौजवान ने नरप्पा को जवाब दिया और वापस मुड़कर स्टेज की तरफ देखने लगा। इस तरह का जवाब मिलने के बाद नरप्पा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपना गुस्सा दबा लिया। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि रेस्टोरेंट का ओनर इसका बाप है? नरप्पा ने कंफर्म करते हुए कहा। अरे यार, अगर वो उसकी बेटी है तो वो उसका बाप ही हुआ ना। ऐसे बेवकूफों जैसे सवाल पूछना बंद करो, नौजवान आदमी ने जवाब दिया। नरप्पा ने खुद को काबू में रखकर अपनी कटार पर से अपना हाथ हटा लिया, वरना उसका बहुत मन था कि वो इस आदमी को इसके जवाब देने के तरीके के कारण मौत के घाट उतारते। क्या ये रेस्टोरेंट ओनर सिंगल फादर है? क्या वही आदमी है जो स्टेज पर बोल रहा था? इस छोटी लड़की की मां कहां है? नरप्पा ने स्माइल करते हुए पूछा। तुम रिया को अगवा करने की कोशिश करने वाले हो ना? नौजवान चौकन्ना हो गया और संदिग्ध तरीके से नरप्पा को देखकर उसने कहा। बिल्कुल नहीं, मैं तो बस जानना चाह रहा था, नरप्पा ने हंसते हुए कहा। उसने अपने कपड़ों के अंदर अपनी कटार को कसकर पकड़ लिया था, जबकि बाकी काल भक्षी अलग अलग तरफ से आगे बढ़ने लगे थे। अरे इस बात को मानने से डरो मत, सभी रिया को अगवा करना चाहते हैं क्योंकि वो काफी प्यारी है, नौजवान ने हंसते हुए कहा। फिर उसने नरप्पा को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और बोला, हालांकि तुम्हें इस बारे में फिर भी भूल जाना चाहिए। जरा अपने आप को तो देखो, तुम तो रिया को ही लड़ाई में नहीं हरा सकते, फिर उसके पापा को हराने की तो बात ही छोड़ो। नरप्पा ने राहत की गहरी सांस ली और अपनी कटार से हाथ हटा लिया। उसी समय उसने अपने हाथ का इशारा करके अपने बाकी साथियों को भी रोक दिया। हालांकि नरप्पा अभी भी उलझन में था। यह आदमी आखिर इस बात से क्या कहना चाहता था कि मैं रिया को लड़ाई में भी नहीं हरा सकता? ये छोटी लड़की तो अभी मुश्किल से 4 साल की ही होगी, जबकि मैं तो 4थे लेवल का कातिल हूं। अगर मैं अपने मिशन पर ना होता तो अभी इस आदमी को गाजर मूली की तरह काट काट कर अलग कर देता, नरप्पा ने सोचा। वो वाकई में बहुत प्यारी है। भले ही नरप्पा इस आदमी को मारने की अपनी इच्छा को दबा रहा था, लेकिन फिर भी वो स्माइल कर रहा था। फिर उसने स्टेज के किनारे खड़े आदमी की तरफ देखा और उसे महेंद्र के साथ जोड़ने की कोशिश करने लगा। हालांकि उसकी हर बात महेंद्र से अलग थी, वो तो बल्कि महेंद्र से ठीक उल्टा था। साथ ही साथ नरप्पा को जब महेंद्र की फाइल दी गई थी तो उसमें एक बात बार बार लिखी थी कि महेंद्र पूरी तरह से अपंग हो चुका है और वो इस चीज से कभी भी रिकवर नहीं हो सकता।
इसी कारण नरप्पा को मालूम था कि महेंद्र एक आम इंसान की तरह खड़ा नहीं हो सकता और ना ही चल सकता है। क्या यह आदमी वाकई महेंद्र है या नहीं? नरप्पा ने उलझन में पड़कर सोचा। जब रिया का डांस खत्म हुआ तब सभी ने तालियां बजाकर जी भरकर तारीफें की। इसके बाद प्रेम दोबारा अनाउंसमेंट करने के लिए स्टेज पर चढ़ गया। प्रेम ने सभी से लाइन बनाकर मून केक लेने की बात कही। सभी एक एक करके अपने मून केक लेते जा रहे थे। प्रेम 8 फ्लेवर्स में से कुल 2 मून केक ही दे सकता था, क्योंकि आज करीब 2000 लोग यहां इकट्ठे हुए थे। ठीक तभी लोकेंद्र प्रेम के पास आया और उसने मून केक के लिए अपने हाथ बढ़ाए। मैं वो वाले मून केक खाना चाहूंगा, लोकेंद्र ने कहा। प्रेम ये आवाज सुनकर हैरान हो गया। उसने लोकेंद्र की तरफ ध्यान से देखा और तभी उसकी नजर लोकेंद्र की आंख के पास निशान पर पड़ी। अरे ये वही है। प्रेम के दिल में लहरें उठने लगीं। वो पहचान गया था कि महेंद्र प्रताप की यादों में इस आदमी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल था। उसे मालूम था कि 3 साल पहले जो हुआ उसके बाद यही आदमी महेंद्र को बचाकर ककाओ गांव लाया था और यह जगह उसे खरीद कर दी थी। पूरी दुनिया में अगर किसी को पता था कि महेंद्र प्रताप कहां है तो यह वही आदमी था, जिसका नाम लोकेंद्र सिंह था। हाँ, प्लीज एंजॉय कीजिए। प्रेम ने अपने इमोशंस को छुपाकर स्माइल करते हुए लोकेंद्र को मून केक देकर कहा। हाँ बिल्कुल, लोकेंद्र ने स्माइल करते हुए कहा और वहां से चला गया। वो भी प्रेम यानी कि महेंद्र प्रताप को पहचान गया था और उसने मन में कहा, ये वही है। लेकिन प्रेम अब चौकन्ना हो गया था। उसे मालूम था कि करूर में अगर किसी को भी यह बात मालूम हुई कि लोकेंद्र उससे मिलने आया था तो शायद प्रेम के सारे राजों से पर्दा उठ जाएगा, क्योंकि लोगों को इस बारे में पहले से ही शक था कि लोकेंद्र को महेंद्र प्रताप के बारे में मालूम है और एक छोटी आधी बौनी लड़की का होना प्रेम की असली आइडेंटिटी को कंफर्म करता था। प्रेम को लगता था कि सब कुछ उसके काबू में था, लेकिन वो शायद भूल चुका था कि दुनिया पलक झपकते ही बदल जाती है। मैं भी 2 मून केक लेना चाहूंगा, नरप्पा ने प्रेम के पास आकर कहा और उसने अपने हाथ आगे कर दिए। चलते चलते जैसे ही नरप्पा ने मून केक खाए वैसे ही वो उसके टेस्ट में खो गया। तभी प्रेम ने स्टेज पर जाकर एक अनाउंसमेंट की। उसके पास अभी भी कुछ मून केक बचे रह गए थे। उसने कहा कि अगर कोई स्टेज पर आकर किसी भी तरह की परफॉर्मेंस देगा तो उसे बदले में मून केक के किसी भी फ्लेवर वाला बॉक्स दिया जाएगा। साथ ही साथ उसने बताया कि ये मून केक रेस्टोरेंट के मेनू में ऐड नहीं होंगे और अगले साल ही ये दोबारा दिए जा सकेंगे। पहले उत्कर्ष के साथियों ने डांस करने की बात की, लेकिन उत्कर्ष के जवाब के बाद वो लोग उम्मीद हार गए। इसके बाद मास्टर अमित स्टेज पर गए और उन्होंने फायर मैजिक की एक ट्रिक करके दिखाई। ठीक इसी समय मास्टर वसीम ने भी स्टेज के पास जाते हुए आइस मैजिक की ट्रिक की, जिससे आसमान में बहुत ही प्यारा नजारा बन गया। प्रेम ने उन दोनों को एक एक बॉक्स दिया, लेकिन दोनों ने उन 8 फ्लेवर्स में से अपनी पसंद का बस एक ही फ्लेवर लेने की बात कही। यह देखकर उत्कर्ष के अंदर भी हौसला आ गया और उसने भी परफॉर्मेंस देने की बात कही। उत्कर्ष और उसके साथियों ने लावा डीमंस का रिचुअल डांस परफॉर्म किया, जिसके बाद प्रेम ने उन्हें 2 बॉक्स दिए। इसके बाद बहुत से लोगों ने अलग अलग तरह से परफॉर्मेंस दी। प्रीति और लवी ने भी परफॉर्म किया, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस किसी को भी पसंद नहीं आई। इसके बाद रिया, श्रुति और यामिनी ने एक और डांस परफॉर्मेंस दी और उसके बाद सभी अपने अपने रास्ते चले गए। सब खत्म होने के बाद प्रेम ने श्रुति, यामिनी, प्रीति और लवी को एक एक बॉक्स और दिया, क्योंकि इन लोगों ने प्रेम की मदद की थी। सभी के जाने के बाद प्रेम ने रिया को एक प्यारी सी कहानी सुनाई। जब प्रेम रेस्टोरेंट के अंदर जाने ही वाला था तभी कोई लंगड़ता हुआ प्रेम की तरफ आया। ये लोकेंद्र था। उसने प्रेम से मून के खरीदने की बात कही। अगले ही पल प्रेम ने उसे रेस्टोरेंट के अंदर बुला लिया। प्रेम ने सबसे पहले सीढ़ियों से ऊपर जाकर रिया को सुला दिया। बटुक ये सब होता हुआ देख रहा था। जैसे ही बारिश शुरू हुई तो बटुक बारिश की आवाज में मारिया रेस्टोरेंट के पास चलकर आ गया। बटुक को नहीं मालूम था कि 3 साल पहले महेंद्र प्रताप के साथ क्या हुआ था, लेकिन उसे महेंद्र प्रताप को ढूंढकर मारने के लिए बहुत बड़े इनाम की लालच दी गई थी, इसलिए उसके दिमाग में बस वही धुन सवार थी। काल भक्षी भी वरुण की दुकान के पास एक शेड के नीचे छुपे हुए थे। टीम लीडर, हमने उनकी जानकारी निकाल ली है। रेस्टोरेंट के ओनर का नाम प्रेम प्रताप है और उसकी आधी बौनी लड़की का नाम रिया है।
किसी को भी उनके पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। उन्होंने करीब 1 महीने पहले ही एक रेस्टोरेंट खोला था और उसका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है, पतले कालभक्षी ने कहा। प्रताप? नरप्पा प्रेम का पूरा नाम सुनकर हैरान हो गया था। महेंद्र प्रताप को सभी सिर्फ महेंद्र के नाम से ही जानते थे। बहुत ही कम लोगों को महेंद्र का पूरा नाम पता था और नरप्पा उनमें शामिल था। नरप्पा प्रेम और महेंद्र में कनेक्शन जोड़ने की पूरी कोशिश करने लगा। उस रेस्टोरेंट ओनर को मार दो और उसकी बेटी को उठा लाओ, इसके बाद हम तुरंत ककाऊ गांव छोड़कर चले जाएंगे, नरप्पा ने आदेश दिया। लेकिन टीम लीडर, क्या ये रेस्टोरेंट ओनर वाकई महेंद्र है? महेंद्र एक शेफ बनकर ककाऊ गांव में रेस्टोरेंट कैसे चला सकता है? पतले प्राणभक्षी ने कहा। मैंने तुमसे जो कहा है तुम लोग बस वही करो। ककाऊ गांव में मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा ऑफिसर हूं, नरप्पा ने सीरियस होकर कहा और आगे बोला। फैल जाओ और रेस्टोरेंट को चारों तरफ से घेर लो। जैसे ही वो विजिटर बाहर आएगा हम अपना काम शुरू कर देंगे। ठीक है, सभी कालभक्षियों ने कहा। मुझे माफ करना, मैं शायद तुम्हें ज्यादा परेशान कर रहा हूं, लोकेंद्र ने माफी मांगने के अंदाज में कहा। नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारे पीछे हमेशा ही कोई ना कोई जासूस लगा ही रहता है, इसलिए अंदर बैठकर बात करना ही ठीक होगा, प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा और उसके सामने सोडा रखकर बोला। क्या ये पीना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं, हर काम के पहले ड्रिंक लेने का तो मजा ही कुछ और है, लोकेंद्र ने स्माइल करते हुए कहा। मैं शर्त लगा सकता हूं कि पूरी दुनिया में किसी को भी यह विश्वास नहीं होगा कि महेंद्र अब एक शेफ बन गया है और वो बहुत ही शानदार मून केक भी बनाने लगा है, लोकेंद्र ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे कोई ये नहीं मान सकता कि पूरे दानवों का सबसे बुरा सपना कहलाया जाने वाला एक योद्धा एक व्यापारी बन गया है, प्रेम ने हंसते हुए जवाब दिया। लोकेंद्र भी जोरों से हंसने लगा। अबे चुप रहो वरना रिया जाग जाएगी, प्रेम ने अपनी आईब्रो ऊपर करके कहा। सॉरी, मुझे हमारे कुछ किस्से याद आ गए, लोकेंद्र ने हंसते हुए कहा। अपनी ड्रिंक पीने के बाद लोकेंद्र उठा और लड़ाई के मन से बाहर की तरफ जाने लगा। अब बारिश और भी ज्यादा बढ़ गई थी। जैसे ही लोकेंद्र बाहर निकला तो प्रेम भी उसके पीछे पीछे अपनी तलवार और छाता लेकर चला गया। टीम लीडर, वो बाहर आ गया और उसके हाथ में तलवार भी है, पतले कालभक्षी ने कहा, लेकिन तुरंत ही उसके चेहरे पर डर के भाव दिखने लगे और उसने सोचा, एक आम सा शेफ अपने साथ तलवार लेकर बाहर क्यों निकलेगा, वो भी इतनी रात को? अगर नरप्पा वाकई सही है और ये आदमी महेंद्र प्रताप ही है तो ये हम सभी को मार नहीं देगा। लगता है ये वाकई महेंद्र है और उस लंगड़े आदमी का इसके साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। लगता है ये वही आदमी है जो महेंद्र को 3 साल पहले यहां लेकर आया था। हमें इन दोनों को मारना होगा, नरप्पा ने शांत रहकर कहा। उसे महेंद्र के बारे में जितनी भी जानकारी मिली थी उस हिसाब से महेंद्र बहुत ज्यादा चोटिल था और उसका रिकवर होना बिल्कुल नामुमकिन था। इस सब के बाद उसका तलवार चला पाना तो इस जन्म में संभव ही नहीं था। हालांकि महेंद्र का नाम सुनते ही सभी के दिलों में दहशत भर गई थी। इसके साथ साथ अभी महेंद्र लंगड़ा भी नहीं रहा था, जिससे सभी काफी हैरान हो गए थे। ठीक तभी प्रेम ने अपना छाता खोल लिया। जैसे ही लोकेंद्र ने मुड़कर प्रेम की तरफ देखा वो चौंक गया। बारिश बहुत तेज है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें थोड़ी दूर तक छोड़ दूं, प्रेम ने स्माइल करके कहा। ठीक है, थोड़ी देर हेजिटेट होने के बाद लोकेंद्र ने कहा और आगे बढ़ने लगा। लोकेंद्र और प्रेम खतरे से दूर जा रहे थे। बटुक उनके पीछे जाते हुए एक झाड़ी में छुप गया। वो तुरंत उन पर हमला नहीं करना चाहता था, साथ ही साथ उसने देख लिया था कि कुछ और कातिल भी ऐसा करने की फिराक में थे। उनके पीछे चलो, नरप्पा ने हाथ हिलाकर कहा और आगे बढ़ने लगा। बटुक ने इस समय तक भी झाड़ियों के पीछे छुपे रहना ही ठीक समझा। तुम्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए था, जिस तरह की चोट तुम्हें लगी थी उस हिसाब से भले ही तुम अब ठीक से चलने लगे हो, लेकिन तुम अभी भी लड़ाई नहीं कर सकते। साथ ही साथ लोगों को तुम्हारी सच्चाई के बारे में भी पता चल सकता है, लोकेंद्र ने आईब्रो ऊपर करते हुए फुसफुसा कर कहा। आजकल मुझे खाना बनाना ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी मैं शेफ से एक अच्छा कातिल हूं। जब तक मेरे हाथ में तलवार है तब तक मैं किसी को भी मार सकता हूं, प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा। फिर प्रेम ने आंखों के किनारे से पीछा करने वालों को देख लिया और बोला, साथ ही साथ उनमें से कुछ लोग तो तुम्हारी वजह से यहाँ आए हैं और बाकी कुछ अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं। अगर उनके खबर फैलाने से पहले मैंने उन्हें नहीं मारा तो मेरी सच्चाई वाकई सबके सामने आ जाएगी, इसीलिए इन्हें तो मरना ही होगा।
तुमने तलवार बदल ली? लोकेंद्र ने प्रेम की लंबी तलवार को देखकर पूछा। अभी के लिए यह तलवार ज्यादा बेहतर है। साथ ही साथ मेरी पुरानी तलवार को मेरी याद के तौर पर शाही महल में रखा गया है ना? प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा। वो लोग कितने हैं? लोकेंद्र ने पूछा। 8 और 1। मैं उन 8 लोगों से निपटता हूं, तुम उसे संभालो जो तुम्हारा पीछा करता हुआ आया है। हमें जल्दी ही करना होगा, अगर उनमें से कोई भी भाग गया तो हम परेशानी में पड़ सकते हैं। प्रेम ने लड़ाई के लिए जगह ढूंढते हुए कहा। ककाओ गांव में जबरदस्ती किसी को भी मारना सही नहीं था। अगर कुछ भी गलत होता तो शायद प्रेम को रिया को लेकर ककाओ गांव से भागना भी पड़ सकता था। क्या तुम्हें कोई देवी मिल गई थी जिसने तुम्हारे घाव भी भर दिए और तुम्हें खाना बनाना भी सिखा दिया? लोकेंद्र ने अजीब ढंग से प्रेम की तरफ देखते हुए कहा। देखो, मैं अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ हूं। अभी मैं तीसरे लेवल के एक योद्धा बराबर ही हूं, लेकिन जितना मुझे पता है कि उस हिसाब से मुझे लोगों को मारने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रेम ने जवाब दिया। ठीक है, अभी मैं मेरा पीछा करने वाले को संभालता हूं और फिर तुम्हारी मदद करने के लिए भी आता हूं, लोकेंद्र ने सिर हिलाकर कहा। प्रेम एक बड़े से पेड़ के पास जाकर रुक गया। वो लोग चौराहे से भी बहुत दूर पहुंच चुके थे, जो कि उसके रेस्टोरेंट से काफी दूर था, और बारिश भरी इस रात में कोई भी इस समय यहां नहीं आ सकता था। साथ ही साथ बिजली और पानी की आवाज में लड़ाई की आवाजें भी आसानी से दबाई जा सकती थीं। प्रेम ने अपना छाता नीचे किया और जैसे ही उसने उसे दोबारा उठाया तो छाते के नीचे सिर्फ प्रेम खड़ा था। लोकेंद्र गायब हो चुका था। अंधेरे काले जंगल के पास बारिश की बूंदें छाते पर आवाज कर रही थी। तभी नरप्पा रुका और उसने धीरे से सीटी बजाई। सारे कालभक्षी प्रेम से कुछ ही दूर पर रुक गए और हमले के सिग्नल का इंतजार करने लगे। भले ही प्रेम महेंद्र से बिल्कुल अलग दिखता था, लेकिन फिर भी सभी कालभक्षियों के दिलों की धड़कनें बढ़ चुकी थीं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम महेंद्र हो या नहीं, लेकिन तुम आज मेरे हाथों से ही मारे जाओगे, नरप्पा ने कसकर अपनी तलवार पकड़ते हुए कहा और सीटियां बजाईं। फिर उसने अपनी तलवार बाहर निकाली और प्रेम की तरफ बढ़ने लगा। ठीक तभी 5 लोग अलग अलग डायरेक्शन से प्रेम की तरफ बढ़ने लगे। दूसरी तरफ बचे हुए 2 कालभक्षियों ने अपनी छड़ियां निकाल ली और किसी तरह का मंत्र तैयार करने लगे। इस समय तक बारिश और भी तेज हो गई थी और रेस्टोरेंट में कस्टमर्स का सैलाब आ गया था। सभी लोग इन रेस्टोरेंट्स में सिर्फ बारिश से बचने के लिए बैठे थे, लेकिन बस यूं ही बैठना किसी को भी ठीक नहीं लगा, इसलिए लोगों ने कुछ ऑर्डर कर दिए। ज्यादातर रेस्टोरेंट्स में वही कस्टमर्स बैठे थे जो मारिया रेस्टोरेंट के मून फेस्टिवल से लौट रहे थे और उन्हें तेज बारिश से बचने के लिए किसी पनाह की जरूरत थी। आज सभी रेस्टोरेंट्स प्रेम और मारिया रेस्टोरेंट के बहुत शुक्रगुजार थे कि उनके मून फेस्टिवल की वजह से उन्हें रात के इस समय भी कस्टमर्स मिल गए थे। कुछ ओनर्स ने तो यहां तक भी दुआ मांग ली थी कि काश मारिया रेस्टोरेंट्स ऐसे फेस्टिवल्स रोज ही मनाता रहे। दूसरी तरफ प्रेम के दिमाग में फिलहाल दूसरे जश्न का ख्याल भी नहीं था। वो तो अभी बस अपनी तरफ बढ़ रहे 6 कातिलों से निपटने के बारे में ही सोच रहा था। उसे नजदीक से ही 2 रोशनी चमकती हुई दिखाई दे रही थी, जो यह दिखाता था कि दोनों मैजिशियंस किसी मंत्र की तैयारी कर रहे हैं। किस्मत से ये दोनों शुरुआती लेवल के मंत्र थे, जिसका साफ मतलब था कि इन दोनों में से कोई भी इंटरमीडिएट मैजिशियन नहीं था। इस सिचुएशन में बस यही प्रेम के लिए हौसले की बात थी। अगर इतने सारे दुश्मनों के बावजूद अगर उसे इंटरमीडिएट मैजिशियन का भी सामना करना पड़ता तो वो शायद काफी बुरी सिचुएशन में फंस सकता था। यह ठीक वैसी ही रात थी जैसी 3 साल पहले आई थी। उस रात 10वें लेवल के सभी मैजिशियन पीछे रुककर हमला कर रहे थे और 10वें लेवल के योद्धा, डीमंस और बाकी लोग उसकी तरफ हमला करने के लिए भाग रहे थे। उस रात की सभी यादें आज प्रेम के दिमाग में छपी हुई थीं। आज उसके सामने ना तो 10वें लेवल का कोई मैजिशियन था, ना ही 10वें लेवल का कोई योद्धा या डीमन था, लेकिन अब वो पहले जैसा महेंद्र प्रताप भी नहीं था, जो बड़े बड़े राक्षसों को भी अपनी तलवार से चीर कर रख देता था। आज उसके दुश्मन काफी तैयारी के साथ आए थे। उनमें से 6 योद्धा थे और 2 मैजिशियन। ऐसी चीजें शाही सेना में नहीं देखी जाती थी, तो इसका मतलब तो यह साफ था कि ये लोग छोटे राजकुमार के लोग थे। उनके मूवमेंट से प्रेम यह समझ गया था कि उनमें से 2 लोग 4थे लेवल के थे और बाकी सभी 3रे लेवल के।
अच्छा तो ये बात है। प्रेम ने सारी चीजों को एनालाइज करते हुए कहा। अभी अभी प्रेम को तीसरे लेवल के योद्धा के बराबर ताकत मिली थी और उसने एक रात पहले ही तलवारबाजी के कुछ नए पैंतरे सीखे थे। प्रेम ने सिस्टम से एक ऐसी तलवार ले ली थी जो उसके अभी के लेवल के हिसाब से एकदम सही बैठती थी। आज प्रेम दोबारा से जीने और मरने के बीच में खड़ा था, लेकिन अगर इस बार वो हारा तो शायद कोई उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए आज प्रेम अपनी जिंदगी के लिए लड़ना चाहता था। आज प्रेम की किस्मत अच्छी थी जो उसका वो दोस्त और साथी उसके साथ था जिसने उसके साथ कितनी ही लड़ाइयां लड़ी थीं। तभी प्रेम ने अचानक ही अपना छाता छोड़ दिया, जिससे छाता तेजी से आवाज करता हुआ जमीन पर जा गिरा। अगले ही पल प्रेम नरप्पा की तरफ तीर की तरह टूट पड़ा। प्रेम के दिमाग में महेंद्र प्रताप की तलवारबाजी के बहुत से तजुर्बे बाकी थे, जो अलग अलग लड़ाइयों में खड़ी हुई परेशानियों से निपटने के तरीके थे। सिर्फ ताकत के बूते पर कोई भी इस दुनिया का सबसे अच्छा योद्धा नहीं बन सकता था। ताकत के साथ साथ दिमाग का होना भी बहुत जरूरी था, वरना महेंद्र प्रताप तो उसी दिन मर चुका होता जिस दिन उसे राक्षसों के आइलैंड में घेरा गया था। हालांकि उस दिन भी महेंद्र ने अपने घावों को भूलकर कई ताकतवर राक्षसों को काट कर फेंका था। उस दिन भी किसी राक्षस ने इतनी हिम्मत नहीं की थी कि महेंद्र प्रताप को रोक ले, क्योंकि शायद उनके अंदर ऐसा करने की ताकत ही नहीं थी। ये आठों कातिल वाकई काफी ताकतवर थे। खास तौर पर अभी प्रेम की कंडीशन जैसी थी उस हिसाब से ये लोग कड़ी टक्कर देने के लिए काफी थे। साथ ही साथ इनमें तीसरे लेवल के 2 मैजिशियन भी शामिल थे जो दूर से मंत्र पढ़कर ही काफी कुछ कर सकते थे। तीसरे लेवल के मंत्रों से बचना प्रेम के लिए कोई आम बात नहीं थी। इसी कारण प्रेम को एक शानदार रणनीति की जरूरत थी और ऐसे में उसने इन लोगों के लीडर को मारना ही बेहतर समझा। ये रणनीति हमेशा उस समय काम आती थी जब हमला करने वालों की गिनती बहुत ज्यादा हो। नरप्पा ने अपनी तरफ आते हुए प्रेम को देखा और उसके सीने में उसका दिल उछाल मारने लगा। उसकी आंखों का डर एक पागलपन में बदल गया और उसके हाथ की लंबी तलवार हिलने लगी। हालांकि उसकी तलवार एक्साइटमेंट के कारण हिल रही थी, ना कि नर्वसनेस के कारण। महेंद्र अब पहले की तरह नहीं रहा था, वरना वो दूर से तलवार चलाकर ही नरप्पा को मौत के घाट उतार सकता था। जबकि अब वो इस हाल में था कि उसे खुद आगे आकर नरप्पा पर हमला करने की जरूरत पड़ गई थी। महेंद्र इस दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा माना जाता था। इसके बाद भी आज वो नरप्पा पर हमला कर रहा था, जबकि उसके मूवमेंट सिर्फ दूसरे लेवल के योद्धा के बराबर ही लग रहे थे। नरप्पा को यह बात मालूम नहीं थी कि कैसे महेंद्र अपनी चोटों से बाहर निकला था, क्योंकि वो घाव भरे नहीं जा सकते थे। लेकिन महेंद्र की ताकत अब पहले जैसी नहीं बची थी, जो कि शायद लड़ाई करने के लायक भी नहीं थे। नरप्पा पिछले करीब 10 साल पहले ही चौथे लेवल का एक योद्धा बन गया था। अभी वो महेंद्र को आसानी से कुचल सकता था, जिसमें उसके जीतने के चांसेस वाकई बहुत बढ़ गए थे। अचानक नरप्पा के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल दिखी और उसने अपनी तलवार हवा में लहराते हुए उसे सीधा प्रेम के सीने की तरफ घुसाया। उसने अपनी तलवार से महेंद्र की मौत सोच ली थी और शायद इसके बाद पूरी दुनिया में महेंद्र की मौत की खबर फैलने के बारे में भी सोच लिया था, जिसके बाद शायद नरप्पा पूरे काल भक्षियों का मुखिया भी बन सकता था और पूरे कालचुरी राज्य में काफी इज्जत कमा सकता था। बाकी 5 काल भक्षी भी अभी प्रेम की तरफ ही बढ़ रहे थे, जबकि दोनों मैजिशियंस ने अपने मंत्र तैयार कर लिए थे और किसी भी पल हमला करने के लिए तैयार खड़े थे। प्रेम और नरप्पा की टक्कर बस होने ही वाली थी। नरप्पा की तलवार एकदम काली थी और पूरी तलवार खतरनाक जहर से भरी थी। अगर ये तलवार प्रेम के सीने के आर पार हुई तो शायद कोई भी इस घाव को नहीं भर सकेगा, जबकि प्रेम की तलवार अभी भी म्यान में ही थी। अचानक प्रेम ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी और अपनी तलवार बाहर निकाली। ये देखकर नरप्पा की आंखें खुली की खुली रह गईं। नरप्पा की काली तलवार से उसकी सोल पावर के कारण सुनहरी रोशनी चमकी। ये नरप्पा का सबसे खास मूव था, जिससे उसने पहले भी कई चौथे लेवल के लोगों को मारा था। हालांकि जब प्रेम ने अपनी तलवार को ऊपर की तरफ से लहराया तो नरप्पा का दिल डूबने लगा। प्रेम का हमला देखने में बहुत ही हल्का लग रहा था, लेकिन यह इतना तेज था कि नरप्पा ठीक से समझ भी नहीं पा रहा था कि यह किस तरफ जाएगा। फिर उस पर रिएक्ट करना तो दूर की बात थी। यह हमला कहीं से भी दूसरे लेवल के योद्धा का नहीं था, क्योंकि उसकी रफ्तार चौथे लेवल के योद्धा जितनी बढ़ गई थी। इसका मतलब साफ था कि प्रेम ने अपनी असली ताकत को छुपा कर रखा था।
नरप्पा का दिल मुरझा गया, लेकिन उसके चेहरे पर और भी खतरनाक शैतानी हंसी आ गई। उसने अपनी सारी ताकत और सोल पावर को अपनी तलवार में झोंक दिया। अब भले ही महेंद्र ने अपनी असली ताकत बाहर निकाल दी थी, लेकिन फिर भी वह चौथे लेवल से थोड़ा कम था, वरना शायद उसे इस तरह की रणनीति इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सभी को यह बात मालूम थी कि अपने लेवल के बराबर लोगों से महेंद्र कभी भी नहीं हार सकता था। तभी प्रेम की तलवार से एक चमक पैदा हुई। यह चमक इतनी धीमी थी कि अगर कोई इसे ध्यान से नहीं देखता तो ये उसे कभी दिखाई भी नहीं देती। अचानक दोनों तलवारें टकरा गईं और सुनहरी चमक वाली तलवार आधे रास्ते में ही अटक गई और उसकी नोक जमीन पर गिर गई। नरप्पा ने अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजें देखी थी। जब वो महज 18 साल का था तभी से उसने एक विजन बनाया था। इसी उम्र में उसके पिता ने उसे यूनिफॉर्म दी थी और वो एक योद्धा बन गया था। इसके कुछ ही दिनों बाद उसके पिता को मार दिया गया क्योंकि वो बड़े परिवारों के खिलाफ खड़े कुछ लोगों का साथ दे रहे थे। हालांकि वो बड़े लोग एक योद्धा बन जाने के बाद भी नरप्पा की पहुंच से बाहर थे। वो भी वंश वृक्ष वाले सिस्टम का शिकार था। यहां तक कि नरप्पा ने उन लोगों के खिलाफ आत्मघाती हमला भी किया, लेकिन सब बेकार ही गया। नरप्पा अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए तड़प उठा था। वो किसी भी तरह उनके कातिलों से बदला लेना चाहता था। हालांकि बड़े परिवार के किसी दूसरे आदमी ने नरप्पा की मदद की और उन लोगों को जेल में भेज दिया जिसने नरप्पा के पिता को मारा था, और वो जेल में ही मर गया। इसके बाद नरप्पा काल भक्षी बन गया। काल भक्षियों में नरप्पा जैसे और भी लोग मौजूद थे। वो ना तो पैसों के पीछे भागते थे, ना ही ताकत के पीछे, लेकिन वो सभी छोटे राजकुमार के वफादार थे और वो सभी छोटे राजकुमार के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए भी तैयार थे। यहां तक कि छोटे राजकुमार के कहने पर वो लोग सबसे ताकतवर योद्धा महेंद्र को मारने के लिए भी निकल पड़े थे। महेंद्र कभी शाही सेना का सबसे चमकता हुआ सितारा हुआ करता था, एक ऐसा सितारा जिसकी चमक से पूरे कालचुरी राज्य में चमक होती थी और उसे पूरी दुनिया में सभी जानते थे। वो एक 10वें लेवल का योद्धा, राक्षसों का काल और साम्राज्य का सबसे कम उम्र का सेना प्रमुख था। उसे बहुत से नामों से पुकारा जाता था और ऐसा कहा जाता था कि एक इंसान की ताकत कभी भी महेंद्र से ज्यादा नहीं हो सकती थी। भले ही अपने चोटों के कारण महेंद्र अपंग हो चुका था, लेकिन नरप्पा को लगता था कि फिर भी वो नरेंद्र के आगे कुछ भी नहीं था। नरप्पा महसूस कर सकता था कि आज का उसका विरोधी सिर्फ 3रे लेवल का ही था, लेकिन फिर भी नरप्पा उसका हमला नहीं रोक पाया था। नरप्पा की गर्दन के पास से एक तेज सनसनी दौड़ी जिसने देखते ही देखते उसके पूरे शरीर को नाप लिया था। अगले ही पल उसकी गर्दन से खून की तेज बौछारें निकलने लगीं और उसकी गर्दन कटकर जमीन पर गिर गई, जिसके बाद उसका शरीर भी जमीन पर धराशायी हो गया। तो यही महेंद्र प्रताप है। यह आखिरी ख्याल था जो नरप्पा के दिमाग में आया, जिसके बाद वो मर गया। नरप्पा को मारने के बाद प्रेम ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि वो अगले आदमी पर टूट पड़ा। नरप्पा की गर्दन काटी गई थी और उसके शरीर से खून का एक फव्वारा जैसा फूटा था। यह सब कुछ बस पलक झपकने के साथ ही हो गया था। यह देखकर सभी काल भक्षियों की आंखें सदमे और डर के मारे खुली की खुली रह गई थी, लेकिन उनमें से कोई भी पीछे नहीं हटा और ना ही किसी के मुंह से कोई आवाज निकली, बल्कि उन्होंने और भी कसकर अपने हथियार पकड़ लिए और प्रेम की तरफ बढ़ते रहे। उन्हें यह मिशन पूरा करना ही था, भले ही इसकी कीमत उन्हें मरकर ही क्यों ना चुकानी पड़े, वरना अगर वो यहां से भाग निकलते तो शायद उन्हें मौत से भी बदतर कुछ देखने को मिल सकता था। भले ही नरप्पा को एक झटके में मार दिया गया था, लेकिन वो लोग प्रेम के हमले से समझ चुके थे कि वो अभी 4थे लेवल तक रिकवर नहीं हुआ था। उसने बस अपनी ताकत छुपाकर नरप्पा को झांसा देते हुए अपनी रफ्तार बढ़ाकर हमला किया था और उनके बीच की लड़ाई खत्म हो गई थी। अभी भी 7 काल भक्षी जिंदा थे और उन्हें परेशान होने की कोई भी बात नहीं लग रही थी। साथ ही साथ अगर वो लोग महेंद्र को मारने में कामयाब हो गए तो उन्हें इनाम में इतना पैसा और इतनी ताकत मिल सकती थी जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। बस इतना ही उन लोगों के लिए बहुत काफी था। खतरनाक हवा की ब्लेड्स। एक मैजिशियन ने प्रेम की तरफ अपनी छड़ी करके मंत्र छोड़ा और हवा में बड़ा सा बवंडर दिखने लगा।
हवा की हरी पीली ब्लेड्स भयानक तरीके से झूमने लगीं और मिट्टी, पत्थर और पत्तियों को उड़ाती हुई प्रेम की तरफ बढ़ने लगी। आग की मार। दूसरे मैजिशियन ने भी उसी समय अपना मंत्र छोड़ दिया। अगले ही पल एक लंबी सी आधे चांद जैसी आग की ब्लेड आवाज करती हुई बवंडर से भी तेज रफ्तार में प्रेम की तरफ बढ़ने लगी। बाकी काल भक्षी भी प्रेम की तरफ इस तरह से बढ़ रहे थे कि बचकर निकलने की कोई भी जगह नहीं बची थी। तेज हवा से बहुत पेड़ उखड़ गए। पानी से भीगी पत्तियां आग की चपेट में आकर जल गईं। जैसे जैसे आग की ब्लेड आगे बढ़ती गई वैसे वैसे बाकी काल भक्षी भी आगे बढ़ते गए। प्रेम बिल्कुल शांत होकर अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। अचानक ही उसने अपने पास के एक पेड़ में लात मारी और अपनी जगह बदल ली। ऐसे ही उसने 2 और पेड़ों के साथ किया और अपनी तलवार एक काल भक्षी के पास पहुंचकर लहराने लगा। तभी अचानक एक कटार ने प्रेम के हाथ को चीर दिया। इसके बाद उस कटार का जहरीला किनारा प्रेम के घाव के बहुत नजदीक से होकर निकल गया। हवा और आग की ब्लेड्स प्रेम के पीछे जाकर टकरा गई और दोनों मंत्र बेकार हो गए। तभी प्रेम ने एक काल भक्षी के दिल में अपनी तलवार घुसाकर उसे घुमा दिया और दोनों मैजिशियंस की तरफ जाने लगा। उसे रोको, चौथे लेवल का एक काल भक्षी बोला। वो समझ चुका था कि प्रेम आखिर में क्या करना चाह रहा था। अपने 2 साथियों को इतनी तेजी से मरता हुआ देखने के बाद काल भक्षियों पर प्रेशर बढ़ चुका था। साथ ही साथ प्रेम ने नरप्पा को मारा था, वही नरप्पा जो उन सभी काल भक्षियों में सबसे ताकतवर था। और फिर उसने सबसे कमजोर काल भक्षी को भी मौत के घाट उतार दिया था। किसी को भी नहीं मालूम था कि प्रेम ने कत्ल करने के लिए यह तरीका क्यों चुना, और वो ये भी जानते थे कि अब प्रेम किसे अपना शिकार बनाने वाला था। प्रेम के इंटेंशंस बहुत साफ थे। वो सबसे पहले दोनों मैजिशियंस को निपटाना चाहता था। दूर से हमला करने वाले दोनों मैजिशियंस लड़ने में बिल्कुल ही कमजोर थे और वो बस अपने साथियों के प्रोटेक्शन पर ही निर्भर थे। हालांकि ये दोनों अपनी टीम के लिए बहुत जरूरी थे, इसलिए कोई भी उन्हें किसी भी हाल में मरने नहीं दे सकता था। दोनों मैजिशियंस भी प्रेम के इंटेंशंस समझ चुके थे और इतनी परेशानी के बाद भी उन्होंने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से अपने सामने 2 मैजिक शील्ड बना ली। ठीक तभी उनकी छड़ियां चमकने लगीं और वो और भी ज्यादा ताकतवर मंत्र के लिए ताकत जुटाने लगे। उन्हें मालूम था कि अगर वो कैसे भी करके थोड़ी देर तक प्रेम को रोक लेंगे तो उनके साथ ही प्रेम को मौत के घाट उतार देंगे। उन्होंने जिन मैजिक शील्ड का इस्तेमाल किया था वो वफादारों की बिल्डिंग वालों ने उन्हें बनाकर दी थी, जो कि 5वें लेवल का हमला झेल सकते थे। इसलिए उन्हें पूरा भरोसा था कि वो प्रेम के हमले को रोक सकते थे। बाकी काल भक्षियों को भी इस बारे में मालूम था, इसलिए उन्होंने अपनी सोल पावर को सबसे ज्यादा बढ़ा लिया। वो सभी बस एक मौके का इंतजार कर रहे थे। प्रेम ने जैसे ही दोनों मैजिशियंस के चारों तरफ बनी सुनहरी मैजिक शील्ड को देखा, वैसे ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। भविष्य बताने वाले ने एक बार बटुक से कहा था कि वो बहुत लंबी जिंदगी जिएगा और उसका मरना बहुत कठिन है। बटुक को बहुत हद तक इस बात पर पूरा भरोसा था। जिन झुग्गियों से वो आया था वहां बहुत आराम से उसकी मौत हो गई होती, क्योंकि वहां खाने के लिए भी चीजें नहीं थीं। अगर कोई वहां से बच निकला था तो उसे मार पाना वाकई मुश्किल था। इसलिए भले ही वो कैसी भी सिचुएशन में क्यों ना फंस जाता था, लेकिन उसका साफ दिमाग और डिसीजन लेने की काबिलियत उसे हमेशा फायदा दिलाती थी। उसकी नजरों में सिर्फ फायदे की ही अहमियत थी, इसलिए उसे नुकसान बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वाकई बटुक जैसे लोग लंबे समय तक जिंदा रहने वालों में ही आते हैं। हालांकि उसके सीने से जब ब्लेड निकाली गई तब बटुक को एहसास हुआ कि भविष्य बताने वाले ने बस सोने का सिक्का कमाने के लिए ही ऐसा किया था। बटुक की कटार उसके पीछे खड़े आदमी के पैर में घुसी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं थे। बटुक ने मुड़कर देखा और उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। वो कई महीनों से इस चेहरे को देख रहा था। कटार पूरी तरह से लोकेंद्र के पैर में घुस चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द की एक झलक भी नहीं दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पैर उसका था ही नहीं। एक योद्धा के अंदर ईमानदारी और अनुशासन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो एक योद्धा कहलाने के लायक नहीं है। तुम जैसा आदमी योद्धा के नाम पर एक गाली है। लोकेंद्र ने अपनी ब्लेड बटुक के सीने से निकालते हुए कहा।
इसके साथ साथ उसने बटुक की कटार भी अपने पैर से निकाल दी। बटुक के मुंह से घुरघुर की आवाज सुनाई दी और वो अपने घुटनों पर बैठ गया। उसने लोकेंद्र की तरफ देखा। वो नहीं समझ पा रहा था कि उसे पता लगे बिना लोकेंद्र ने कैसे उसे चुपचाप मार दिया। भले ही अब मैं लंगड़ा हो गया हूं, लेकिन मैं अब भी अकेले कई लोगों को पछाड़ सकता हूं। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम जैसे कचरे को मैंने ठिकाने लगा दिया, लोकेंद्र ने अपने होंठ काटते हुए कहा और उस जगह की तरफ चल पड़ा जहां प्रेम लड़ाई कर रहा था। बटुक ने अपनी आखिरी सांस ली और आखिरी हिचकी के साथ उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ठीक तभी प्रेम ने अपनी कलाई घुमाई और उसकी तलवार की नोक गोल घूम गई। उस नोक पर अचानक से चमक आ गई और उसने उसे मैजिक शील्ड के अंदर घुसा दिया। मैजिक शील्ड में से ऐसी आवाज आई जैसे गर्म तवे पर पानी पड़ने से आती है। पलक झपकते ही तलवार की नोक ने मैजिक शील्ड में छेद कर दिया था। वो आर पार निकल चुकी थी, जिससे सामने खड़ा मैजिशियन हैरान हो गया था। मैजिक शील्ड को कागज की तरह चीर दिया गया था और इसी तरह मैजिशियन का भी यही हाल हुआ था। हवा में खून की फुहार उठी, लेकिन प्रेम तब तक जा चुका था। उसने अगली मैजिक शील्ड को भी चीर दिया और उस मैजिशियन का भी वही हाल हुआ जो उसके साथी का हुआ था। मैजिशियंस को मारना महेंद्र प्रताप की असली खासियत थे। अब भले ही वो काले जादूगर हों या फिर वो जादूगर जो साम्राज्य या उनके लोगों को दुश्मनी की नजरों से देखते थे, महेंद्र की तलवार से कोई नहीं बच पाया था। मैजिशियंस को अपनी शानदार मैजिक शील्ड पर भरोसा रहता था। उन्हें लगता था कि जब तक ताकतवर मैजिक शील्ड उनके पास रहेगी, लड़ाई में उन्हें कोई छू भी नहीं सकता। हालांकि महेंद्र इस बात में भी अलग था। उसे एक बार वफादारों की बिल्डिंग जाने का मौका मिला था और वो इतिहास का सबसे छोटा जादूगर बनने की कगार पर था। करूर की उसकी पहली ट्रिप के दौरान ही उसकी जादुई ताकत का नमूना दिख गया था, जिसके बाद कई जादूगरों ने उसे अपना स्टूडेंट बनाने के लिए आपस में लड़ाई भी की थी, लेकिन उसने बाद में सभी को मना कर दिया था। महेंद्र सिर्फ और सिर्फ योद्धा बनना चाहता था और मैजिशियन बनने से वो अपने रास्ते से भटक सकता था। एक योद्धा के तौर पर, खास तौर पर वो योद्धा जो सीमाओं पर खड़े होकर साम्राज्य की रक्षा करता है, उसे हर तरीके से विरोधियों और तबाहियों का सामना करना था। इन विरोधियों में जो मैजिशियंस अलग अलग तरह की मैजिक शील्ड लेकर चलते थे, वो सबसे ज्यादा परेशानी खड़ी करते थे। मैजिशियन के खिलाफ लड़ाई में अगर मैजिशियन एक जैसे लेवल का होता था तो उसकी मैजिक शील्ड उसे और ज्यादा फायदा दिलाती थे। इसलिए महेंद्र ने अपने खुद के तलवारबाजी के तरीके बनाए, जहां उसने अपनी जादुई काबिलियत को अपनी तलवारबाजी के साथ मिला दिया। काफी एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद महेंद्र ने एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला जिससे वो बड़ी से बड़ी मैजिक शील्ड को भी। इस तरीके के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं मालूम था और जिन्हें भी मालूम था वो मारे जा चुके थे। अपनी तलवार दूसरे मैजिशियन के सीने से निकालने के बाद प्रेम पूरी तरह से घिर चुका था। 4 तलवारें एक साथ उसकी तरफ ही बढ़ने लगीं और ये सभी तलवारें अलग अलग तरफ से उसकी तरफ ही आ रही थीं। अब प्रेम के पास बचकर निकलने का कोई तरीका नहीं बचा था। प्रेम ने अपने पीछे की तरफ तलवार लहराई और पीछे से उसके दिल की तरफ बढ़ने वाली तलवार को रोका। ऐसा करते हुए उसने उस तलवार को थोड़ा और धकेला, जिससे तलवार पकड़ने वाली की उंगलियां ही कट गईं। इसके बाद उसने अपनी तलवार ऊपर की तरफ कर ली और अपनी तरफ आ रही तलवार को 2 टुकड़ों में काट दिया और पीछे की तरफ कूद गया। तभी 3 छोटे छोटे तीर उसके चेहरे के पास से निकले और ठीक तभी प्रेम ने एक और कालभक्षी के पेट में अपनी तलवार घुसा दी। पलक झपकते ही प्रेम चारों खतरनाक हमलों से बच निकला था और कत्ल करने आए एक आदमी को बुरी तरह से घायल भी कर चुका था। हालांकि वो अभी भी सुरक्षित नहीं था। एक छोटी सी तलवार पीछे से उसकी कमर की तरफ आई। उसने बचने की कोशिश भी की थी, लेकिन फिर भी उसके फटे कपड़ों में से एक घाव बन गया। 2 उड़ते हुए चाकू उसके कान के पास से निकले, जिससे उसके कुछ बाल भी कट गए। अगर उसने इधर उधर कूदने की कोशिश की होती तो इनमें से एक चाकू उसे भी छेद जाता। जिन कालभक्षी के पेट में घाव था वो दर्द में डूबा था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और अपनी छोटी तलवार प्रेम की तरफ लहराई। प्रेम की तलवार अंधेरे में नाच रही थी और उसके माथे पर पसीना भी आ चुका था। उसका शरीर अभी अभी 3रे लेवल पर आया था, लेकिन इसके बाद भी उसने इतने कम समय में 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। उसने अपने शरीर की सोल पावर लगभग खत्म कर ली थी। साथ ही साथ वो ऐसे खतरनाक रास्ते पर चल रहा था जिससे वो किसी भी पल अपनी जिंदगी खो सकता था। तुम जैसे लोग हमेशा सबकी नाक में दम करते रहते हो,
किस्मत से इस बार मुझे ज्यादा देर नहीं हुई। किसी को पता चल पाता इसके पहले ही लोकेंद्र उस घायल कालभक्षी के बगल में दिखा। उसने अपनी लंबी तलवार को आगे की तरफ घुमाया और ठीक वैसा ही घाव बनाया जैसा प्रेम ने बनाया था। यह देखकर बचे हुए 3 कालभक्षियों का दिल सदमे में धक रह गया। उन्होंने इस लंगड़े आदमी को प्रेम के साथ चलते हुए देखा था, लेकिन उनका पूरा ध्यान हमेशा से प्रेम पर ही था, इसलिए किसी ने भी लोकेंद्र पर ध्यान ही नहीं दिया। इसी कारण जब वो अचानक आया तो उन सभी को काफी सरप्राइज हुआ, यहां तक कि लोकेंद्र ने आकर तुरंत ही उनके एक साथी को मार गिराया। प्रेम ने इस मौके का फायदा उठाया और पास के एक पेड़ पर अपना हाथ मारा, जिससे वो 3 कालभक्षियों के घेरे से बाहर निकल गया। इसके बाद वो आखिरी चौथे लेवल के योद्धा के पास पहुंचा। कई बार तलवारें टकराने की आवाजें आई, जबकि लोकेंद्र तीसरे लेवल के 2 योद्धाओं से निपटने लगा। 10 मिनट बाद प्रेम ने चौथे लेवल के उस योद्धा के गले पर अपनी तलवार रख दी। कुंवर नारायण ने तुम्हें भेजा है ना? तुमने पहले तो कभी भी ऐसा बेवकूफी भरा सवाल नहीं पूछा, लोकेंद्र ने आखिरी कालभक्षी के मरने के बाद पूछा। हां, एक पिता बनने के बाद शायद मैं बदल गया हूं, प्रेम ने अपनी तलवार अलग करते हुए कहा। उसने अपने कपड़ों में से एक टुकड़ा फाड़ा और अपने घायल हाथ पर लपेट लिया। इसके बाद उसने एक और टुकड़ा फाड़ा और लोकेंद्र के पैर पर बांधने लगा। सच कहा, बच्चे वाकई में बदल देते हैं, लोकेंद्र ने सहमति में सिर हिलाकर कहा। जब उसके घाव पर पट्टी बांधी जा रही थी तब भी उसकी आईब्रो तक नहीं हिली थी। बारिश अभी भी हो रही थी, जिससे सारी आवाजें दब रही थीं और लड़ाई में बहा हुआ खून साफ हो चुका था। प्रेम पट्टी बांधने के बाद खड़ा हो गया और दोनों स्माइल करने लगे। उनके कपड़े यहां वहां से फट गए थे और दोनों को अलग अलग जगहों पर घाव बने थे। उनके बाल भी बारिश के पानी में काफी अजीब हो गए थे, जिससे दोनों बेहद अलग दिख रहे थे। सिर्फ उन्हें ही पता था कि यह लड़ाई कितनी खतरनाक थी। अगर उन दोनों का टीम वर्क जरा भी डगमगाता तो शायद उनकी मौत भी हो सकती थी, या तो फिर शायद सारे कातिल भाग गए होते, और ऐसा होना भी मौत से कम नहीं था। प्रेम जोर जोर से सांस ले रहा था, जिससे उसका सीना उछल रहा था। उसने 3 मिनट से भी कम समय में 6 लोगों को मारा था, जिससे उसकी पूरी बॉडी एग्जॉस्ट हो गई थी। प्रेम ने जिन्हें मारा था उनमें चौथे लेवल के 2 योद्धा और तीसरे लेवल के 2 मैजिशियंस भी शामिल थे। इसके अलावा तीसरे लेवल के 2 योद्धाओं को तो उसके सामने ठीक से खड़े होने का मौका तक नहीं मिल पाया था। वो बात अलग थी कि लोकेंद्र ने भी इस सब में काफी बड़ा रोल निभाया था। उसने बटुक को मारा था और इसके बाद 2 कालभक्षियों को भी निपटाया था। देखो, तुम्हें यह रिस्क लेने की जरूरत नहीं थी, लोकेंद्र ने अपनी तलवार रखते हुए कहा। हां, मैंने भी तुमसे 3 साल पहले यही कहा था, है ना? प्रेम ने कहा। उसे मालूम था कि लोकेंद्र के बच्चे भी घर पर उसका इंतजार कर रहे थे। 3 साल पहले तुम्हारा गला चिर गया था, तो यहां आते हुए तुमने कुछ भी नहीं कहा था, लोकेंद्र ने ना में सिर हिलाकर जवाब दिया। तुम्हें यह बात तो माननी होगी कि मैं तुमसे अच्छा कातिल हूं, प्रेम ने हंसते हुए कहा। देखो, अब मैं एक बिजनेसमैन बन चुका हूं, तो मेरे लिए किसी को भी मारना अब नॉर्मल नहीं है, लोकेंद्र ने सफाई देकर कहा। चलो, अब हमें इस जगह को साफ करना होगा ताकि भीकम और कुंवर नारायण के लोग हम तक पहुंच ना पाए, प्रेम ने लाशों की तरफ देखकर कहा। तुम चिंता मत करो, ये मैं देख लूंगा, लोकेंद्र ने अपनी जेब से मिट्टी की एक छोटी बोतल निकालते हुए कहा। उसने बारिश से बचने के लिए उस बोतल को ढक लिया और ढक्कन खोलकर एक लाश पर किसी तरह का ब्राउन पाउडर छिड़कने लगा। जैसे जैसे पाउडर खून के साथ मिला, हरी आग उठी और पलक झपकते ही लाश धूल हो गई। यह धूल भी बारिश ने धो डाली। वो जगह ऐसी हो गई जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं था। तो तुम मुझसे कह रहे थे कि तुम अब एक बिजनेसमैन हो गए हो और तुम हमेशा अपने साथ ऐसी चीजें लेकर चलते हो। कहीं तुम उन बिजनेसमैन जैसे तो नहीं हो जो यहां वहां जाकर लोगों को लूटता है और हत्याएं करता है ना? प्रेम ने कुछ कदम पीछे जाते हुए अपनी नाक पर हाथ रखकर कहा। यह ब्राउन पाउडर बहुत ही खास तरह का मैजिकल पाउडर था, जिसे लाशों से छुटकारा पाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इतना सब हो जाने के बाद भी अगर कोई कहता है कि यहां खतरनाक लड़ाई हुई थी, तो यह भी पता लगा पाना नामुमकिन था कि इस लड़ाई में कौन कौन इन्वॉल्व था। आजकल बिजनेसमैन बने रहना भी आसान नहीं है, तो अपनी रक्षा के लिए मैं कुछ चीजें लेकर चलता हूं। लोकेंद्र अपने पैर को घसीटते हुए आगे बढ़ा और अगली लाश पर पाउडर डालने लगा। जल्दी ही पूरी की पूरी 9 लाशें गायब हो गईं। तेज बारिश ने उन लाशों की मौजूदगी को बिल्कुल पूरी तरह से मिटा दिया। किसी भी लड़ाई की जगह से बिना किसी मैजिशियन की मदद से
लड़ाई के निशानों को मिटाना बहुत कठिन काम होता था। हालांकि यह तो हो ही नहीं सकता कि किसी ने यह लड़ाई नहीं देखी होगी। शायद कल कोई ना कोई तो इस लड़ाई के निशान देख ही लेगा और देवी मंदिर वालों को इस बारे में बताएगा, लेकिन कोई भी इस लड़ाई को प्रेम के साथ नहीं जोड़ सकता था। मैं घर पहुंचकर तुम्हारा घाव भर दूंगा। अगर तुम दोनों पैरों से लंगड़े हो गए तो बहुत बुरा होगा, प्रेम ने लोकेंद्र के पास जाकर कहा और उसे अपनी पीठ पर बैठाकर मारिया रेस्टोरेंट ले जाने लगा। एक बात बताओ, क्या 3 साल पहले जो कुछ भी हुआ उसमें भीकम भी शामिल था? लोकेंद्र ने पूछा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो शामिल था, लेकिन उसने तुम्हारे पीछे जासूस लगाया था। यह देखकर मुझे लगता है कि अब वो शामिल होना चाहता है। वो नहीं चाहता था कि मैं दोबारा वापस आऊं और उसके और कुंवर नारायण के बीच की गद्दी की लड़ाई में मैं कोई भी भागीदार लूं। प्रेम ने ना में सिर हिलाकर जवाब दिया। लेकिन अगर 3 साल पहले कुंवर नारायण ने ही सब कुछ किया था और भीकम इसमें शामिल भी नहीं था, तो उसे इस बात की चिंता क्यों हो रही है कि तुम दोबारा वापस आओगे? कुछ भी हो जाए, तुम कभी भी कुंवर नारायण की तरफ नहीं जाओगे तो भीकम के लिए तो यह अच्छी खबर ही होगी ना? लोकेंद्र ने कंफ्यूज होकर कहा। ऐसा इसलिए क्योंकि भीकम को मालूम है कि मैं उसकी तरफ भी नहीं जाऊंगा। जब उसने मुझे स्पीशीज के बीच होने वाली दूसरी लड़ाई शुरू करने के बारे में बताया था, तभी हमारे रास्ते अलग अलग हो गए थे। मैं हमेशा से ही इस दुनिया में शांति चाहता था, प्रेम ने समझाकर कहा। दुनिया में शांति? तो फिर वो कौन था जो पूरी दुनिया में घूम घूम कर परेशानी खड़ी कर रहा था? लोकेंद्र ने हंसकर कहा और फिर सीरियस होकर आगे बोला। तुम कुंवर नारायण को नहीं चुनोगे, ना ही तुम भीकम को चुनोगे, तो आखिर तुम किसे चुनोगे? सबसे छोटे बढ़ई राजकुमार को? अब मुझे कुछ भी चुनने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं वो महेंद्र प्रताप नहीं रहा जो मैं पहले था। अब मैं ककाओ गांव में मारिया रेस्टोरेंट का ओनर हूं। लेकिन फिर भी अगर मुझे किसी को चुनना पड़ा तो तुम्हें नहीं लगता कि सबसे छोटा बढ़ई राजकुमार उन तीनों में सबसे अच्छा रहेगा? प्रेम ने स्माइल करके पूछा। मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो। थोड़ी देर तक हैरान होने के बाद लोकेंद्र ने सिर हिलाकर जवाब दिया। दोनों लोग मारिया रेस्टोरेंट वापस आ गए और उन्होंने रास्ते में अच्छे से देख लिया कि कोई भी बारिश में बाहर नहीं निकला था। प्रेम ने दरवाजे लगाने के बाद सिस्टम से प्रोफेशनल ग्रेड की फर्स्ट एड किट मांग ली। लोकेंद्र का घाव अच्छे से साफ करने के बाद प्रेम ने उसमें टांके लगाए और दवाई लगाकर पट्टी बांध दी। जादू से भरी इस दुनिया में ऐसे बहुत से तरीके थे जिनसे घाव को ठीक किया जा सकता था, लेकिन अभी प्रेम के पास इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं था। प्रेम के इलाज में भी थोड़े आराम के साथ और समय गुजरते गुजरते घाव जल्दी भर सकता था और लोकेंद्र का पैर दोबारा से ठीक हो सकता था। आखिर किसने सोचा था कि तुम खाना बनाने के साथ साथ घाव भी ठीक करना सीख जाओगे? मैं ये जानने के लिए काफी क्यूरियस हूं कि तुम्हारे साथ पिछले 3 सालों में क्या क्या हुआ। लोकेंद्र ने क्यूरियस होकर प्रेम से पूछा। यह एक राज है, प्रेम ने रहस्यमयी तरीके से जवाब देकर कहा और लोकेंद्र के लिए एक ग्लास सोडा ले आया। लोकेंद्र ने एक गहरी सांस लेकर ढेर सारा सोडा एक बार में ही पिया और सेटिस्फाई होकर लंबी सांस छोड़ी। मुकेश परिवार के घर में जोसेफ एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। हमारी कपड़ों की दुकान कैसी चल रही है? जोसेफ ने पूछा। मनप्रीत जोसेफ की डेस्क के बगल में खड़ा हुआ था। जब से आप इस बात के लिए माने हैं कि मनीष गरिमा जी के साथ हमारी कपड़ों की दुकान में काम कर सकता है, तब से कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं दिखा है। वो अभी भी घाटे में ही चल रही है। लेकिन उन्होंने पिछले साल का माल निकालने के लिए बहुत सारे लोगों को नौकरी पर भी रख लिया है, मनप्रीत ने जवाब दिया। पिछले साल का माल निकाल रहे हैं? जोसेफ ने आईब्रो ऊपर करके कहा और फिर आगे बोला। जब वो लोग इस साल का ही माल नहीं बेच सकते तो पिछले साल का माल निकालने का क्या मतलब है? गरिमा जैसी छोटी लड़की के साथ रहकर मनीष भी बच्चा बन गया है क्या? मनप्रीत चुपचाप खड़ा रहा। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसे इस बारे में बोलने का कोई हक ही नहीं था। बात तो असल में यह थी कि जोसेफ अपने आप से ही बात कर रहा था और वो किसी की भी राय नहीं चाहता था। अभी भी 20 दिन बाकी हैं। अगर वो एक कपड़ों की दुकान ठीक से नहीं देख सकती तो फिर उसे मुकेश परिवार का वारिस बनने का कोई हक नहीं है। जोसेफ ने अपनी किताब की तरफ देखकर कहा जो वो पढ़ रहा था, और इसके बाद इस मुद्दे पर वो कुछ भी नहीं बोला। क्या इस तरह के कपड़े वाकई पॉपुलर हो सकते हैं? कपड़ों की दुकान के पीछे के कमरे में गरिमा और मनीष के सामने कपड़ों की 3 डिजाइन रखी हुई थी और दोनों अजीब तरीके से उन डिजाइन्स की तरफ देख रहे थे। इन 3 डिजाइन्स में एक डिजाइन स्ट्रैपल्स लॉन्ग ड्रेस के थे, एक वी नेक ओपन बैक ड्रेस की और आखिरी शिफॉन ड्रेस की थी।
शुरू की 2 ड्रेस गरिमा के हिसाब से बहुत ज्यादा खुली थी। पहले गरिमा कपड़ों के बारे में बहुत रूढ़िवादी सोच रखती थी और अब भी अपने हाथ दिखने वाली ड्रेस पहनने में उसे काफी झिझक होती थी। अगर उसे ऐसी ड्रेस पहनने को बोला जाए जिसमें उसके कंधे, उसकी पीठ का हिस्सा जैसी चीजें दिखें, तो शायद वो ऐसा सपने में भी ना सोच पाए। साथ ही साथ ककाओ गांव में बाकी महिलाओं को भी इस तरह की बोल्ड ड्रेस पहनने में कठिनाई हो सकती थी। हालांकि वो ओपन बैक वी नेक ड्रेस वाकई बहुत लग्जूरियस थे, जिसे कोई भी छोड़ना नहीं चाहेगा। उस पर काफी अच्छा काम भी किया गया था। अगर कोई किसी डांस में ये ड्रेस पहनने की सोचता तो किसी का भी ध्यान उससे नहीं हट सकता था। ये दोनों ड्रेसेस काफी सुंदर हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं इन्हें पहनूंगी तो शायद ये मुझ पर काफी अच्छी लगेंगी, या मैं उसके लिए इसे पहनकर देखूं? गरिमा ने अपने मन में सोचा और शर्मा गई। फिर उसने अपना ध्यान तीसरी ड्रेस के डिजाइन पर लगा लिया और दोबारा सोचने लगी। ये ड्रेस वाकई थोड़ी रूढ़िवादी है। इसकी स्लीव्स ढीली हैं और आधे तक ही आ रही हैं। इसकी कॉलर पर काफी प्यारी एम्ब्रॉयडरी भी है। इसमें सामने से भी काफी काम किया गया है। शायद ही कोई इसे देखकर अपना ध्यान इससे हटा पाए। यह ड्रेस मार्केट में मिलने वाली ड्रेस से ज्यादा अलग नहीं है, लेकिन इस पर जो काम किया गया है वो इसे काफी खास बनाता है। यह थर्ड ड्रेस काम कर जाएगी। जब तक हम इसे अच्छे से प्रमोट करते रहेंगे तब तक हम ऐसी बहुत सी ड्रेसेस बेच पाएंगे। पहली और दूसरी डिजाइन के बारे में अगर कहें तो मैं चाहूंगा कि इस बारे में आप एक बार प्रेम जी से बात करके देखें। शायद वो इस डिजाइन में कुछ सुधार कर सकें। जब हम बल्क में ड्रेसेस बनाना शुरू कर देंगे तो हम किसी भी चीज को सुधार नहीं पाएंगे। अब हमारे पास सिर्फ 20 दिन ही बाकी रह गए हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा 3 डिजाइन पर ही काम कर सकते हैं। मनीष ने गरिमा की तरफ मुड़कर सीरियस होते हुए कहा। गरिमा थोड़ी देर तक मनीष की सलाह के बारे में सोचती रही। ठीक है, मैं कल सुबह मारिया रेस्टोरेंट जाऊंगी। तब तक किसी अच्छी कपड़े सिलने वाली को ढूंढो और ये तीसरी ड्रेस पर काम करना शुरू करो। भले ही वो बहुत जानी मानी कपड़े सिलने वाली ना हो, लेकिन उसके काम करने का ढंग बहुत अच्छा होना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखना कि वो बिना किसी फेर बदल के डिजाइन में दिखने वाली ड्रेस बना पाए। गरिमा ने सिर हिलाकर कहा। ठीक है, मैं अभी से ये काम शुरू करवाता हूं। मनीष ने सिर हिलाकर कहा और कमरे से बाहर निकल गया। जैसे ही वो बाहर आया, उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और वो सोचने लगा, भले ही गरिमा अभी बहुत छोटी है, लेकिन इसे कम नहीं समझा जा सकता। अगर ये प्लान काम कर गया तो ये पक्का वारिस बन जाएगी। मारिया रेस्टोरेंट के बाहर प्रेम अपने कपड़े बदलकर लोकेंद्र को घोड़ा गाड़ी में बैठा रहा था। उसके बाद उसने लोकेंद्र को मून केक का एक बड़ा सा डिब्बा दिया। फिर वो गाड़ी चलाने वाले के पास चला गया। इस शराबी को शराब खाने छोड़ाओ। इसे सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने में मदद कर देना। इसे चलने में काफी दिक्कत हो रही है, प्रेम ने इंस्ट्रक्शंस देकर कहा। लेकिन मैंने अभी शराब पी कहां है? लोकेंद्र ने घोड़ा गाड़ी में बैठे बैठे कहा। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से इसे शराब खाने पहुंचा दूंगा। गाड़ी वाले ने सिर हिलाकर जवाब दिया। इतनी बारिश में वो कभी भी काम नहीं करता था, लेकिन उसे बहुत सारे पैसे दिए गए थे, इसलिए वो इस काम के लिए मान गया था। जब तक घोड़ा गाड़ी बारिश में दिखना बंद नहीं हो गई, तब तक प्रेम उसे देखता रहा। अभी अभी जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद शायद प्रेम की शांति भरी जिंदगी बदलने वाली थी। भीकम और कुंवर नारायण दोनों पिछले 3 सालों से इसके पीछे लगे थे। इसके बाद लोकेंद्र का ऐसे अचानक दिखना आग में घी डालने का काम करने के लिए काफी था। किस्मत से हमने इस सिचुएशन को संभाल लिया है। भले ही हमने कोई सबूत नहीं छोड़ा है, लेकिन फिर भी इतने सारे लोगों की मौत अपने आप ही भीकम और कुंवर को बता देगी कि मैं ककाओ गांव में ही हूं। भले ही ये कातिल मुझे मार नहीं पाए, लेकिन अगर आगे और भी ताकतवर लोग आए तो शायद मेरी किस्मत इतनी अच्छी ना निकले। अपनी स्ट्रेंथ वापस लाना मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया है, लेकिन अगर मैं पहले जितना ताकतवर हो भी गया तो भी शायद आखिर में वही होगा जो 3 साल पहले हुआ था। इसी कारण मुझे थोड़े अलग तरीके से ताकत बढ़ाने की जरूरत है। मुझे कुछ ऐसे साथियों की जरूरत है जिनकी मदद से मैं आसानी से भीकम और कुंवर के खिलाफ मोर्चा खोल सकूं। आखिरकार मैं प्रेम हूं, महेंद्र नहीं। मैं एक योद्धा से ज्यादा एक बिजनेसमैन हूं और मुझे अच्छे से पता है कि अपने फायदे के लिए काम कैसे किया जाता है। पैसे से भले ही सब कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी मदद से कई लोग मेरे लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो सकते हैं। इसी कारण पैसे कमाना बहुत जरूरी है। प्रेम ने अपने मन ही मन सोचा, अगर मैं सिंह परिवार को ही देखूं तो उनमें से कोई भी ताकतवर नहीं है, लेकिन पूरे राज्य में
शायद ही ऐसा कोई होगा जो उनसे पंगा लेने की हिम्मत कर सके, क्योंकि उनके पास सभी जातियों के मुखियाओं का सपोर्ट है और उनके लिए ताकतवर लोग काम करते हैं। अपनी खुद की फौज बनाना वाकई बहुत जरूरी है। लगता है अब समय आ चुका है जब मैं ककाओ गांव के मुखिया और संजना सिंह से बात करूं। भले ही मैं सिर्फ कपड़े बेचकर भी इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूं, लेकिन बिना ताकत के पैसा किसी काम का नहीं रहेगा। प्रेम ने रेस्टोरेंट के अंदर आकर दरवाजा लगाते हुए सोचा। वो सोती हुई रिया को काफी देर तक देखता रहा। उसने झुककर रिया के माथे को चूमा, जिससे उसके हाथ का घाव दुख गया और उसे काफी दर्द हुआ। फिर प्रेम आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। इस दुनिया में अगर कोई भी सावधानी ना रखे तो वो आसानी से मर सकता था। अगली सुबह उठने के साथ ही सिस्टम ने प्रेम को नया मिशन दे दिया, जिसमें अगले 5 दिनों के अंदर प्रेम को मारिया रेस्टोरेंट की एक और ब्रांच खोलनी थी, जिसके इनाम के तौर पर कुकिंग के बादशाह का प्राइज व्हील भी खुल सकता था। प्रेम और सिस्टम ने बहुत देर तक बहस की और इसके बाद एक आइसक्रीम शॉप खोलने की बात पक्की हुई, जिसके रिनोवेशन के लिए प्रेम ने सिस्टम को 1000 सोने के सिक्के दिए। दूसरी तरफ गरिमा कपड़ों की डिजाइन लेकर अपनी घोड़ा गाड़ी से मारिया रेस्टोरेंट में पहुंच गई। इतनी सुबह सुबह रेस्टोरेंट आने के लिए माफी मांगने के बाद जैसे ही गरिमा रेस्टोरेंट के अंदर आई, उसने प्रेम को सारी समस्याएं ठीक तरह से बताईं। उसे ड्रेस की 2 डिजाइन्स को लेकर समस्या आ रही थी। इसके बाद प्रेम ने गरिमा को तीनों ड्रेस के बारे में अच्छे से समझाया। उसने बताया कि कौन सी ड्रेस किस क्लास के हिसाब से एकदम ठीक रहेगी और इसके रेट्स कितने रखे जा सकते हैं। प्रेम की बातें सुनकर गरिमा की आंखों में चमक आ गई। वो अभी तक प्रेम को सिर्फ एक अच्छा शेफ समझती थी, लेकिन प्रेम तो एक अच्छा मार्केट एनालिस्ट बनकर भी सामने आया था। उसने बहुत ही बारीकी से कस्टमर साइकोलॉजी के हिसाब से सारी बातें गरिमा के सामने रखी थी। इसके बाद प्रेम ने गरिमा से अपनी ड्रेसेस की ब्रांड के नाम के बारे में भी सोचने के लिए कहा, क्योंकि उसे मालूम था कि बिना किसी ब्रांड नेम के कोई भी चीज फेमस नहीं हो सकती थी। जब गरिमा चली गई और यामिनी और श्रुति रेस्टोरेंट खोलने से थोड़ी देर पहले आई, तो प्रेम ने यामिनी और श्रुति से 2 नए एम्प्लॉइज को नौकरी पर रखने की बात कही। फिर प्रेम ने उन्हें मारिया रेस्टोरेंट की नई ब्रांच के बारे में भी बताया। फिर उसने यह भी बताया कि यह सिर्फ एक आइसक्रीम शॉप होगी। फिर प्रेम ने यामिनी से उस आइसक्रीम शॉप की मैनेजर बनने के बारे में कहा, जिसे सुनकर यामिनी एकदम बौखला गई। वो एक वेट्रेस के तौर पर ही काफी खुश थी और अब प्रेम उसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा था। प्रेम ने उसे ऐसा ऑफर इसलिए दिया था क्योंकि प्रेम के अलावा सिर्फ यामिनी ही थी जो आइसक्रीम मशीन का इस्तेमाल करना जानती थी। लेकिन यामिनी को मारिया रेस्टोरेंट में काम करना और कस्टमर्स को सर्व करना बहुत ज्यादा पसंद था। इसलिए प्रेम ने एक तरीका निकाला कि आइसक्रीम शॉप सिर्फ मारिया रेस्टोरेंट के ब्रेक टाइम में ही खुलेगी। लेकिन प्रेम को मालूम था कि इससे यामिनी को काफी थकान हो सकती थी, पर यामिनी ऐसा करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। ब्रेकफास्ट सर्विस खत्म होने के बाद प्रेम कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए मैनेजमेंट सेंटर चला गया और उसके बाद ऋषि की रोटी रेस्टोरेंट चला गया। ताला खोलने के बाद आज प्रेम ने पहली बार इस रेस्टोरेंट को अंदर से देखा और सिस्टम से यहां का सामान बेचने की बात कही। बहुत देर तक मोल भाव करने के बाद सिस्टम प्रेम के रेट पर चीजें खरीदने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद प्रेम ने पूरे रेस्टोरेंट में एक छोटा सा हिस्सा अलग करके उसमें आइसक्रीम शॉप बनाने की बात कही, जिसका गेट भी पूरे रेस्टोरेंट से अलग रखा जाना था। सिस्टम की डिजाइन्स देखने के बाद डील फाइनल हुई और तब तक प्रेम ऋषि के रेस्टोरेंट का दूसरा फ्लोर देखने चला गया। वहां बहुत सी चीजें सड़ रही थीं और कुछ फ्रिज खराब पड़े थे। जब नीचे काम पूरा हो गया तो प्रेम आइसक्रीम शॉप देखने के लिए दूसरे दरवाजे से अंदर गया। प्रेम ने जितना सोचा था यह दुकान उससे भी ज्यादा अच्छी थी। एक एक चीज डिजाइन के हिसाब से ही बनी थी। प्रेम ने सिस्टम से ऊपर रखे फ्रिज को फ्री में रख लेने के लिए कहा, लेकिन उसके बदले ऊपर का फ्लोर साफ करने की शर्त रखी। एक काली अंधेरी गुफा में गुलाबी बालों वाली एक लड़की, जिसकी उम्र करीब 15 से 16 साल के आसपास दिख रही थी, एक पत्थर के खंबे के सामने खड़ी होकर किसी तरह के मंत्र को शुरू करने के बारे में सोच रही थी। इसका नाम राजकुमारी बीना था। अचानक उसने अपनी उंगली को काटा, जिससे उसका सुनहरा खून निकलने लगा और वो उस खंबे की तरफ ही बढ़ने लगी। देखते ही देखते कुछ ही पलों में वो वहां से गायब हो गई। उधर मारिया रेस्टोरेंट के अंदर
यामिनी, श्रुति, रिया और प्रेम आपस में बातें कर रहे थे। तभी मारिया रेस्टोरेंट में एक सुनहरी रोशनी चमकी और राजकुमारी बीना वहां दिखने लगी। अचानक इस तरह से रेस्टोरेंट में आने की वजह से उसके और प्रेम के बीच काफी बहस होने लगी, पर थोड़ी ही देर में वो बेहोश हो गई। श्रुति ने बीना की तरफ देखा तो वो हैरान हो गई। उसके पास ठीक वैसा ही सिंबल था जैसा राजकुमारी इशिता के पास था। बस अंतर इतना था कि राजकुमारी इशिता का सिंबल गोल्डन था और बीना का सिंबल पिंक था। श्रुति ने सभी को बताया कि बीना 7वें लेवल की एक स्पेस मैजिशियन है। तभी श्रुति ने बीना पर अपना जादू किया, जिससे बीना बेहोशी से उठ गई। वो भूख से तड़प रही थी। इस वक्त प्रेम अपने हरे भरे कबाब बनाकर तैयार था। जैसे ही कबाब की खुशबू बीना की नाक में गई, उसकी भूख और ज्यादा बढ़ गई। इसके बाद बीना से रहा नहीं गया और वो प्रेम से खाने के बारे में पूछने लगी। आखिरकार प्रेम ने भी उसे हरे भरे कबाब खाने के लिए दे दिए। क्या मैं इतना सुंदर हूं कि तुम कहीं और देख ही नहीं पा रही हो? प्लीज अपना खाना खाओ, अगर तुम दोबारा बेहोश हो गई तो काफी दिक्कत हो जाएगी, प्रेम ने स्माइल करके कहा और किचन में चला गया। कितना बदतमीज है, बीना ने दांत पीसते हुए सोचा, लेकिन दोबारा अपने हरे भरे कबाब खाने लगी। उसने अगला कबाब उठाया जिसका रंग पिछले वाले से बिल्कुल अलग था। उसे खाने के बाद कबाब का टेस्ट उसके मुंह में घुल गया। उसे भी दूसरे टुकड़े का स्वाद पहले वाले से बिल्कुल अलग लगा था और यह भी उतना ही अच्छा था। कबाब खाते खाते बीना की भूख और खुल गई। उसने कभी ऐसी चीज नहीं खाई थी और वह खुद को कबाब खाने से रोक नहीं पा रही थी। कबाब खाने के बाद जो सबसे खास बात हुई थी वो ये थी कि उसकी थकान गायब हो चुकी थी। उसके शरीर में काफी एनर्जी आ चुकी थी और भरे हुए पेट ने उसे पूरी तरह से होश में ला दिया था। गुलाबो दीदी, आपका नाम क्या है? आप किस तरह की राजकुमारी हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बहुत दिनों से भूखी थीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका राज्य तबाह हो चुका है और आपके दुश्मन आपका पीछा कर रहे हैं? रिया ने क्यूरियस होकर सवालों की झड़ी लगा दी। रिया के सवालों से यामिनी और श्रुति का ध्यान भी उस तरफ ही चला गया। प्रेम अभी अभी किचन से बाहर आया ही था और उसने भी क्यूरियस होकर बीना की तरफ देखा, जिसके बाद वो भी उसके जवाब का इंतजार करने लगा। उसे मालूम था कि स्पेस मैजिशियन वाकई काफी कम पाए जाते हैं और उसके बाद बीना तो 7वें लेवल की मैजिशियन भी थे। ककाओ स्कूल के प्रिंसिपल नवीन एक स्पेस मैजिशियन थे। ये लड़की अभी काफी कम उम्र की थी और वो भी 7वें लेवल तक पहुंच चुकी थी। शायद वो आने वाले समय में बहुत बड़ी स्पेस मैजिशियन भी बन सकती थी। मेरा नाम बीना है और मैं चांद देश की एकमात्र राजकुमारी हूं। तुम लोग चांद देश में ही रहते हो और तुम मुझे भी नहीं जानते, और तुम कह रही हो कि चांद देश तबाह हो गया? यह किस तरह का मजाक है? दूर दूर के राज्य वाले भी चांद देश के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत ही नहीं कर सकते, बीना ने गर्व के साथ कहा। चांद देश? सभी लोग बीना की बात सुनकर हैरान हो गए। हम लोग अभी ककाओ गांव में हैं और हम पर किसी भी देश का शासन नहीं है, तो ये चांद देश नहीं है, यामिनी ने एनालाइज करके कहा। बीना, मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। मैंने या तो कालचुरी राज्य की राजकुमारी के बारे में सुना है या फिर बोनो की राजकुमारी इशिता के बारे में। इसके अलावा मैंने राक्षसों और कुछ राजकुमारियों के बारे में भी सुना है, श्रुति ने नाम में सिर हिलाकर कहा। देखो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद हम तुम्हारी बताई हुई जगह से काफी दूर हैं। कुछ भी हो, लेकिन तुम चांद पर तो नहीं रहती हो ना? प्रेम ने अजीब एक्सप्रेशंस के साथ कहा। चांद पर? प्रेम की बात सुनकर रिया की आंखों में चमक आ गई। ये चांद देश नहीं है? बीना की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने प्रेम और बाकी लोगों की तरफ देखा और वो उन्हें देखकर समझ गई कि वो लोग किसी भी तरह का कोई मजाक नहीं कर रहे थे। जब उसने अपनी इस हालत के बारे में सोचा तो वो परेशान हो गई। वो पहले कभी भी शाही महल छोड़कर नहीं निकली थी और जब भी उसने ऐसा करने की कोशिश की थी तो उसे उसके लोगों ने हमेशा रोक दिया था। बीना हमेशा से ही महल छोड़कर भागना चाहती थी, जिस कारण वो पिछले 10 सालों से टेलीपोर्ट करने वाले पुराने मंत्र पर काम कर रही थी। उसे मालूम था कि अगर ये मंत्र उसे महल की दीवारों से बाहर ले भी गया तो भी इतना उसके लिए काफी होगा। वो बस अपने पिता को यह दिखाना चाहती थी कि वो अब एक बच्ची नहीं रही जिसे किसी भी मदद की जरूरत हो। हालांकि ये बात साफ हो गई थी कि बीना से कुछ गलती हुई थी। वो सिर्फ शाही महल या अपने इलाके से बाहर नहीं आई थी, बल्कि वो तो अपने महाद्वीप से ही टेलीपोर्ट हो गई और ऐसी जगह आ गई थी जिसे चांद देश वाले पुराना महाद्वीप कहते थे। हाँ, ये सही है, ये चांद देश नहीं है
और ना ही हमने कभी इसके बारे में सुना है, प्रेम ने सिर हिलाकर कहा। प्रेम को नहीं मालूम था कि यह लड़की असली चांद से आई थी या नहीं, लेकिन इतना तो साफ था कि वो बहाने नहीं बना रही थी। बीना ने कबाब का एक टुकड़ा उठाया और खुद को सदमे से बाहर निकालने के लिए उसे खाने लगी। थोड़ी देर बाद वो अचानक अपनी कुर्सी से उछल पड़ी। तो ये जगह वाकई चांद देश में नहीं है? बीना ने दोबारा पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। शायद तुम्हारे टेलीपोर्टेशन मंत्र में कोई दिक्कत हो गई होगी जिससे तुम यहां पहुंच गई। प्रेम ने हैरान बीना की तरफ दिलासा भरी नजरों से देखकर सिर हिलाते हुए कहा। प्रेम को लग रहा था कि किसी न किसी तरह से प्रेम और बीना एक ही तरह के लोग थे, क्योंकि वो एक अलग दुनिया से ही आए थे। अगर प्रेम ने अपनी पिछली जिंदगी में एक दुनिया से दूसरी दुनिया जाने वाली कहानियां ना पढ़ी होती और अगर उसे कभी इस बारे में पता ही नहीं चलता, तो शायद प्रेम का रिएक्शन भी बीना की तरह ही होता। ये कैसे, मतलब कैसे हो सकता है ये? बीना रेस्टोरेंट में यहां वहां घूमने लगी और उसने कबाब का एक और टुकड़ा खा लिया। वो इतनी परेशान हो चुकी थी कि उसका दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया था। अपना कबाब खत्म करने के बाद बीना ने यहां वहां घूमना बंद कर दिया और उसी जगह जाकर खड़ी हो गई जहां वो पहली बार दिखी थी। उसने अपनी छड़ी बाहर निकाली और किसी तरह का कोई मंत्र पढ़ा, जिससे उसकी छड़ी से सिल्वर लाइट निकलने लगी और एक रोशनी का बड़ा सा खंबा दिखने लगा। मंत्र के असर के कारण बहुत ही ताकतवर मैजिक वेव्स निकलने लगी। क्या यह टेलीपोर्टेशन मैजिक स्पेल है? अमित ने रेस्टोरेंट के बाहर लाइन में सबसे आगे खड़े रहकर सरप्राइज होते हुए कहा। यह तो एक पुराना टेलीपोर्टेशन स्पेल है। कोई भी नहीं सोच सकता कि उनमें से कोई यहां है। यह मंत्र आखिर किस ओर जा रहा है? वसीम की आंखों में भी चमक आ गई और उसने अपनी छड़ी निकालकर एक अदृश्य बैरियर मारिया रेस्टोरेंट के चारों तरफ बना दिया। अमित ने वसीम की तरफ देखा और बिना कुछ बोले ही दूसरी तरफ देखने लगा। पापा, बीना दीदी बिना पैसे दिए भागने की कोशिश कर रही हैं। क्या हमें इन्हें मार गिराना चाहिए? रिया ने अपनी छड़ी निकालते हुए सीरियस होकर कहा। राजा जी, राजकुमारी बीना गायब हो गई। एक शानदार महल में एक आदमी मुकुट पहनकर अपनी गद्दी पर बैठा था। उसे अभी अभी उसकी छोटी बेटी के गायब होने की खबर मिली थी। क्या? राजा तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हुआ और उस संदेश वाहक के पास गया। बीना गायब हो गई? तुम तो पूरे समय उसके साथ ही रहते हो ना, फिर वो गायब कैसे हो गई? राजा जी, बस मैं 1 घंटे के लिए ही महल से बाहर गया था और राजकुमारी को उनकी नौकरानियों के पास ही छोड़कर गया था। लेकिन जब मैं वापस आया तो मुझे राजकुमारी नहीं मिली और नौकरानियों को भी उनके बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो कहां गई। जैसे ही मैंने ये देखा, मैं आपको यह खबर बताने के लिए आ गया। संदेश वाहक सिपाही ने माफी मांगने के अंदाज में कहा। राजा ने सबसे पहले खुद को शांत किया और पूरी बात समझी। बिना कभी कभी थोड़ी बागी हो जाती है, लेकिन बिना इजाजत के वो कभी भी महल छोड़कर नहीं गई। हमारे महल के चारों तरफ तो गार्ड्स तैनात हैं, तो शायद वो महल में ही कहीं होगी। गार्ड्स, जाओ राजकुमारी को ढूंढ के मेरे पास लाओ, राजा ने कहा। राजा जी, थोड़ी देर तक हेजिटेट होने के बाद उस सिपाही ने कहा और राजा के पास जाकर उसके कान में फुसफुसाया। क्या यह सच है? राजा के एक्सप्रेशंस अजीब तरह से बदल गए। मैंने राजकुमारी को एक बार उस जगह जाते हुए देखा था, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा था कि वो थोड़ी देर के लिए वहां खेलने जाती हैं, तो फिर मैंने आगे कुछ नहीं कहा। अगर हमें राजकुमारी महल में कहीं नहीं मिली तो मुझे लगता है कि वो वहीं गई होंगी, सिपाही ने कहा। जब तक सिपाही अपनी पूरी बात कर पाता, उसके पहले ही राजा दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। थोड़ी ही देर बाद राजा और वो सिपाही एक बड़ी सी गुफा में पहुंच गए। गुफा के बीचों बीच कई सारे पुराने मंत्र लिखे हुए थे। वहां साफ साफ दिख रहा था कि यहां कुछ मरम्मत की गई थी। हालांकि बाद में मंत्र को मिटा दिया गया था और वहां दरारें बन गई थी। बीच में बस खंबे का मंत्र जैसे का तैसा था। राजा जी, इस मंत्र को इस्तेमाल किया गया है। मैजिक वेव से यह समझ में आ रहा है कि यह काम 1 घंटे पहले हुआ था, सिपाही ने राजा की तरफ मुड़कर कहा और आगे बोला। सिर्फ राजकुमारी जी ही यह मंत्र चालू कर सकती हैं। अगर टेलीपोर्टेशन पूरा हो गया होगा तो ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो अभी एक बच्ची है। राजा बहुत निराश हो गया और वो एक मंत्र की तरफ देखने लगा।
शाही महल में सिर्फ राजा को ही मालूम था कि यह मंत्र कहां लेकर जाता था। हालांकि इस मंत्र को कई सालों पहले ही नकार दिया गया था। इसे सुधारने की कई कोशिशें भी की गई थीं, लेकिन फिर भी कुछ भी हाथ नहीं लगा था। आखिर में ऐसा मान लिया गया कि दूसरी तरफ का टेलीपोर्टेशन मंत्र तबाह हो चुका है, इसलिए यह काम नहीं करेगा, और फिर उसके बाद किसी भी तरह की कोई मरम्मत नहीं की गई। हालांकि बीना ने इसकी मरम्मत करके इसे चालू कर लिया था। शायद किसी ने दूसरी तरफ इस मंत्र को सुधार लिया था और राजकुमारी जी ने उसे चालू कर दिया। सिपाही ने निराश होकर कहा। उसे मालूम था कि राजा के लिए राजकुमारी बीना कितनी खास थी। अगर वो वाकई दूर किसी महाद्वीप में टेलीपोर्ट हो चुके थे तो वो वहीं फंसकर रह सकते थे, जो कि बहुत भयानक मंजर था। क्या वो टेलीपोर्ट होकर वापस आ सकती है? राजा ने पूछा। यह टेलीपोर्टेशन मंत्र बुरी तरह से तबाह हो चुका है, तो जब तक इसकी मरम्मत नहीं हो जाती राजकुमारी जी वापस नहीं आ सकते, सिपाही ने नामे सिर हिलाकर कहा। राजा ने अपनी मुट्ठी बांधी और थोड़ी देर तक चुप खड़ा रहा। चांद देश में मेरी बात फैला दो। जो भी मैजिशियंस मंत्र बनाने में और स्पेस मैजिक में माहिर हैं, उन्हें तुरंत मेरे महल में बुलाया जाए, राजा ने कहा। जी राजा जी, सिपाही ने चिंता जताते हुए राजा को देखकर कहा और तुरंत वहां से चला गया। अपने पापा का इंतजार करना बीना, पापा तुम्हें घर वापस लेकर ही आएंगे। शांत गुफा में राजा की आवाज गूंजने लगी थी। लेकिन बेटा, यह तो हत्या होगी, प्रेम ने रिया की तरफ देखकर कहा। लेकिन आपने ही तो कहा था ना कि मुफ्त में खाने वालों को नहीं छोड़ना चाहिए, जैसे ये। रिया ने अपनी मुट्ठी बांध ली और सीरियस होकर बोली, तुम्हें अपने खाने का बिल देना होगा, वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। रिया कितनी प्यारी है, यामिनी ने हंसते हुए रिया के गाल खींचकर कहा। मिनी दीदी, मैं बहुत भयानक हूं, रिया ने गुस्से में अपने दांत दिखाते हुए कहा, लेकिन फिर वो और भी ज्यादा प्यारी लगने लगी। अभी कुछ भी करने की कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जरा देखो तो ये राजकुमारी वाकई वापस जा सकती है या नहीं? प्रेम ने नाम में सिर हिलाकर स्माइल करते हुए कहा। उसे मालूम था कि कबाबों के लिए हत्या करना बहुत ज्यादा बुरी सजा थी। कम से कम प्रेम तो ऐसा नहीं कर सकता था। प्रेम को पता था कि अगर ये राजकुमारी दोबारा से टेलीपोर्ट हो गई तो ये पहली ऐसी शख्स होगी जो अपनी जगह पर दोबारा लौट पाई। प्रेम यह देखने के लिए काफी बेताब था कि राजकुमारी ऐसा कर पाती है या नहीं। सिल्वर लाइट और भी ज्यादा चमकदार होती गई और बीना उस रोशनी में पूरी तरह से ढक गई। उसके पैरों के नीचे कुछ मंत्र दिखने लगे और ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पल गायब होने वाली थी। मंत्र काम कर रहे हैं, बीना ने खुश होकर कहा। उसे डर था कि अगर इस तरफ मंत्र तबाह हो चुके होंगे तो शायद वो इस जगह पर ही हमेशा के लिए फंस सकते थे। हालांकि यहां के मंत्र महल के मंत्रों से भी अच्छी कंडीशन में थे और उसने बड़ी आसानी से उन्हें चालू भी कर लिया था। अचानक से सिल्वर लाइट धीमी हो गई और पलक झपकते ही बीना के पैर के नीचे से मंत्र गायब हो गए। अब सब कुछ पहले जैसा हो गया था। यह काम नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है? बीना अपनी जगह पर बिल्कुल जम गई थी। उसने जमीन की तरफ देखा और फिर अपनी छड़ी की तरफ देखने लगी। उससे यह कड़वा सच बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। यह काम नहीं किया। रिया की आंखों में चमक आ गई और उसने अपनी छड़ी भी नीचे कर दी। फिर वो दोबारा अपने कबाब खाने लगी। अब तो ये अपने घर वापस नहीं जा पाएगी, है ना? कितने दुख की बात है, यामिनी ने चिंता जताते हुए कहा। टेलीपोर्टेशन काम नहीं किया, इसका मतलब है दूसरी तरफ के मंत्रों में कोई दिक्कत आ गई है। अगर ऐसा है तो अब ये वाकई अपने घर वापस नहीं जा पाएगी, श्रुति ने कहा। अरे कोई बात नहीं, इस बात में अच्छाई देखो, कम से कम ये जिंदा तो है। ये तो बस टेलीपोर्टेशन ही था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, प्रेम ने दिलासा देते हुए कहा। बीना अब रोने लगी थी। अपनी पिछली जिंदगी में मरने के बाद प्रेम इस दुनिया में आ गया था। प्रेम को इस बात की खुशी थी कि कम से कम बीना के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तुम्हें यह बात मजाक लग रही है? अब मैं वापस नहीं जा पाऊंगी। अब मैं चांद देश की राजकुमारी नहीं रहूंगी। अब मैं अपने महल में भी नहीं रह सकती और मुझे सुंदर कपड़े भी नहीं मिलेंगे। मैं बहुत दुखी हूं, बीना ने प्रेम की तरफ देखकर कहा और अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर सिसकने के बाद वो दोबारा कबाब खाने लगी। वाकई तुम्हारा किस्सा तो काफी दुख भरा है, लेकिन तुम जो खा रही हो उसके लिए तुम्हें पैसे देने होंगे, प्रेम ने दिलासा भरी नजरों से बीना की तरफ देखकर कहा। पैसे देने होंगे? बीना बीच में ही रुक गई।
हाँ सही सुना, यहां पैसों से ही सारी चीजें खरीदी जाती हैं। इस महाद्वीप में कॉपर के सिक्के, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के और प्लैटिनम के सिक्के चलते हैं। तुमने कुल 9 कबाब ऑर्डर किए हैं, जिसमें से हर कबाब की कीमत 300 कॉपर के सिक्के थे, इसलिए तुम्हारा बिल 2700 कॉपर के सिक्के हुआ, प्रेम ने समझाते हुए कहा। फिर उसने बीना की तरफ ध्यान से देखा और आगे बोला, अब प्लीज मुझसे यह मत कहना कि तुम जल्दबाजी में घर छोड़कर आई हो और अपने साथ पैसे लाना भूल गई। मैंने कई बार ऐसी फालतू की कहानियां सुनी हैं। लेकिन मैं, बीना को अभी याद आया कि टेलीपोर्ट होने के पहले वो छड़ी के अलावा वाकई और कुछ भी नहीं लाई थे। चांद देश में राजकुमारी का नाम ही पैसों से बढ़कर था। सभी उसकी इज्जत करते थे और उसे सारी चीजें मुफ्त में देते थे। उसे किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। चांद देश में एक राजकुमारी होना बहुत ही बड़ी बात थी और राजकुमारी से कोई भी किसी चीज के लिए मना नहीं कर सकता था। पैसों की बात की जाए तो बीना का कभी भी उनसे सामना नहीं हुआ था और उसे मालूम भी नहीं था कि पैसे क्या होते हैं। हालांकि बीना ने जो कबाब खाए थे, प्रेम उसी के पैसे मांग रहा था, लेकिन उसकी जेब बिल्कुल खाली थी। साथ ही साथ चांद देश की राजकुमारी होना भी यहां किसी काम का नहीं था, इसीलिए अब बीना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दूसरी तरफ श्रुति ने शर्मिंदगी के कारण अपना सिर नीचे कर लिया। कभी श्रुति की हालत भी बीना की तरह ही थी। उसके पास भी अपने खाने के लिए पैसे भी नहीं हुआ करते थे। बीना को देखकर उसे अपने पुराने दिन की याद आ गई। बीना दीदी, आपको अपने खाने के पैसे देने होंगे, वरना आप मुफ्तखोर कहलाओगी और मुफ्तखोरों को बहुत मार पड़ती है, रिया ने चेतावनी देकर कहा। मेरे पास पैसे नहीं हैं, बीना ने शर्मिंदा होकर कहा। अब उसे अचानक टेलीपोर्टेशन मंत्र इस्तेमाल करने के अपने डिसीजन पर पछतावा हो रहा था। उसे लग रहा था कि महल में रहने में और छोटी राजकुमारी बने रहने में ही आखिर क्या बुराई थी। बदकिस्मती से अब वो वापस भी नहीं जा सकती थी। इस अनजान जगह पर उसके सामने जो पहली मुसीबत खड़ी हुई थी वो थी अपने खाने के पैसे। साथ ही साथ बीना प्रेम की तरफ चाहे कैसे भी देख ले, लेकिन प्रेम का दिल पिघलने वाला नहीं था। उसे तो यह भी नहीं मालूम था कि कॉपर के सिक्के क्या होते हैं, लेकिन 2700 उसे कोई कम टोटल नहीं लग रहा था, जबकि वो अपने साथ अपनी छड़ी के अलावा और कुछ भी नहीं लाई थी। ये लड़की कैसी बातें कर रही है? भला कौन सा रेस्टोरेंट अपने कस्टमर्स को मार देता है अगर वो बिल ना पे कर पाए तो? बीना ने सोचा। अगर ये चांद देश होता तो बीना अभी प्रेम को ढेर सारे पैसे इनाम में देती, क्योंकि प्रेम के हरे भरे कबाब वाकई उसे बहुत पसंद आए थे। लेकिन यहां तो वो उन कबाब की कीमत देने लायक भी नहीं थी। पैसे नहीं है? प्रेम ने अपनी आईब्रो ऊपर करके बीना की तरफ देखा। भले ही उसे इसी जवाब की उम्मीद थी, लेकिन यह बात सुनने के बाद प्रेम काफी निराश हो गया। मारिया रेस्टोरेंट में अभी तक कोई भी मुफ्तखोर नहीं आया था। रिया की धमकी के बाद जिस भी कस्टमर के पास पैसे नहीं होते थे वो मेनू देखने के बाद ही चला जाता था। जो भी कस्टमर्स कुछ भी खाते थे वो अपनी पूरी इच्छा से पैसे देकर जाते थे। रेस्टोरेंट के नियमों में साफ लिखा था कि पेमेंट सिर्फ कैश के तौर पर ही होगी और सभी को खाने के बाद पैसे देने जरूरी थे। हालांकि बीना ने बहुत सारे कबाब खा लिए थे और उसके पास पैसे भी नहीं थे। अगर वो लोग उसे यहां पकड़कर भी रख लेते तो कोई भी उसे छुड़ाने के लिए नहीं आने वाला था, क्योंकि वो इस महाद्वीप पर टेलीपोर्ट होकर आई थी, इसलिए यहां उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं था। अब बीना की बुरी हालत होने वाली थी। अब हमें क्या करना चाहिए पापा? बीना दीदी कितने सुंदर हैं, उन्हें मारने में मुझे बहुत बुरा लगेगा, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे रेस्टोरेंट के नियम टूट जाएंगे, रिया ने प्रेम की तरफ मुड़कर कहा। प्रेम बीना को देखने के लिए उसकी तरफ मुड़ गया और रिया के सवाल के बारे में सोचने लगा। तुम्हें मेरे साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए, मैं चांद देश की राजकुमारी हूं। अगर मुझे कुछ भी हुआ और मेरे पापा मुझे ढूंढते हुए यहां आ गए तो तुम्हें इस बात का बहुत अफसोस होगा, बीना ने नर्वस होकर कहा और अपनी छड़ी कसकर पकड़ ली। रेस्टोरेंट में सन्नाटा पसर गया और माहौल में तनाव बढ़ गया। बॉस, आपने कहा था ना कि आपको 2 वेट्रेस की जरूरत और है। मुझे लगता है कि आप राजकुमारी बीना को चुन सकते हैं। अगर ये रेस्टोरेंट की वेट्रेस बन गई तो आप इसकी कमाई से इसके उधार के पैसे काट सकते हैं। ऐसे में रेस्टोरेंट के नियम भी नहीं टूटेंगे और राजकुमारी बीना अपने बाकी कबाब भी खा लेगी। यामिनी ने स्माइल करके सलाह दी। ये तो बढ़िया आइडिया है। अगर हम ये करते हैं तो बीना दीदी हमारे रेस्टोरेंट की तीसरी वेट्रेस बन जाएंगी और फिर हम परिवार की तरह हो जाएंगे। रिया की आंखों में खुशी की चमक आ गई। श्रुति ने बीना की तरफ देखा लेकिन कुछ भी नहीं बोली। प्रेम भी अपनी आईब्रो ऊपर करके
बीना की तरफ चुपचाप देखता रहा। प्रेम वेट्रेस चुनने के मामले में बहुत सख्त था। उसे बीना काफी बिगड़ैल लड़की लग रही थी, जो शायद अपना ध्यान भी ठीक से नहीं रख पाती थी। फिर कस्टमर्स का ध्यान रखना तो दूर की बात थी। मैं किसी हाल में भी वेट्रेस नहीं बनूंगी, मैं एक राजकुमारी हूं। अगर चांद देश के लोगों ने यह बात सुन ली कि मैं एक वेट्रेस बन गई हूं, तो फिर मुझे रानी बनाने के लिए कौन सपोर्ट करेगा? भले मैं मर ही क्यों ना जाऊं, लेकिन मैं यह काम तो बिल्कुल नहीं करूंगी। इसके पहले कि प्रेम कुछ कह पाता, बीना ने मना कर दिया। लेकिन अब तुम वापस नहीं जा सकती हो, यह सही है ना? हमने आज तक चांद देश के बारे में कुछ भी नहीं सुना, तो चांद देश के लोगों को इस बात का पता भी नहीं चलेगा कि तुम एक वेट्रेस के तौर पर काम कर रही हो, यामिनी ने कहा और आगे बोली। साथ ही साथ अगर तुम इस रेस्टोरेंट की वेट्रेस बनोगी तो अपने खर्च के साथ साथ तुम्हें हर रोज यहां अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए भी मिलेंगी। ये जिंदगी गलियों में यहां वहां भटकने से तो अच्छी है। तुम यहां किसी को जानते भी नहीं हो, तुम रेस्टोरेंट को छोड़कर कहां जाओगी? बीना ने यामिनी की तरफ देखकर अपना मुंह खोला, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और वो इस जगह से भी पूरी तरह अनजान थे, इसलिए वो कहीं भी नहीं जा सकती थी। उसने अजीब ढंग से टेबल की तरफ देखा। उसकी प्लेट में अभी भी 5 कबाब रखे हुए थे और उसे टेबल पर दिख रही बाकी डिशेस भी काफी लुभाने वाली लग रही थी। सबसे जरूरी बात तो यह थी कि जो टेलीपोर्टेशन मंत्र उसे दोबारा चांद देश लेकर जा सकता था, वो मारिया रेस्टोरेंट के अंदर ही मौजूद था। अगर उसके पिता चांद देश में टेलीपोर्टेशन मंत्र की मरम्मत कर लेंगे तो वो यहीं से वापस जा सकते थे। इसी कारण उसका मारिया रेस्टोरेंट में रुकना ही बहुत जरूरी था। यह बात दिमाग में रखकर बीना ने अपना गला साफ किया और कहा, ठीक है, अब जब तुम लोग इतना ही कह रहे हो तो मैं बिना मन के ही यहां रुकने के लिए तैयार हूं। मुझे लगता है कि मैं रेस्टोरेंट मैनेजर के तौर पर तुम लोगों की शोभा बढ़ा दूंगी। बीना ने गर्व के साथ कहा।